हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड आपकी नीट की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी. फ्यू डेज़ लेफ्ट बट येस, एवरी डे इज़ काउंटिंग एंड एवरी डे इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग. सो बहुत अच्छे से पढ़ते रहें, अपनी रिविज़न बहुत अच्छे से करते रहें. एंड हेलिक्स इंस्टीट्यूट की जो ये वीडियो सीरीज़ है, तैयारी नीट की, तैयारी जीत की, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प कर रही होगी. और इसी सीरीज़ में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री +2 फर्स्ट चैप्टर, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स, ऑल्सो कॉल्ड एज एल्काइल हेलाइड्स एंड एराइल हेलाइड्स. आई एम शालिनी एंड गर्मियों का स्वागत तो हम कर ही चुके हैं. आइए हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स का भी स्वैग के साथ स्वागत करते हैं. स्वैग, बिल्कुल बिल्कुल. स्वैग आपके सामने, सब्स्टिट्यूशन, वुड्स फिटिग, एलिमिनेशन एंड जी तो सुनते एल्काइल हाइलाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजन ना याद आए ऐसा हो ही नहीं सकता. जी स्टैंड्स फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजन. सो वुड्स फिटिग, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यही सब तो एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स की पहचान है ना. सो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स की रिविजन थ्रू सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन. अच्छा, अब जो हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपके सामने नीट 2023 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पूछा गया था एंड डेफिनेटली बहुत इजी क्वेश्चन था. द गिवन कंपाउंड इज, ये कंपाउंड दिया था हमें और आपको ये पूछा गया था कि द गिवन कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलाइल हेलाइड, विनाइल हेलाइड, बेंजाइलिक हेलाइड या एराइल हेलाइड. सी, जब आपके पास हेलोजन sp3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो उसे हम एल्काइल हेलाइड बोलते हैं. और विनाइल और एलाइल की एक बहुत क्लियर पहचान है जो आप याद रख सकते हैं, बहुत जगह हमें ऑर्गेनिक में यूज़ करना पड़ता है. डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर हेलोजन या कोई भी ग्रुप डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर कोई ग्रुप अटैच्ड हो तो उसको हम विनाइलिक करके बोलते हैं. दैट मीन्स डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विनाइल हेलाइड. डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन के साथ अगर हेलोजन अटैच्ड है, आई रिपीट, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन के साथ अगर हेलोजन अटैच्ड है तो उसको हम बोलते हैं एलाइलिक हेलाइड या एलाइल हेलाइड. और अगर बेंजाइलिक की बात हुई है तो बेंजाइलिक भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं. अगर बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है उसके साथ हेलोजन अटैच्ड होता तो इसको हम बोलते बेंजाइलिक हेलाइड. ठीक है, सो अब आप फटाफट से आंसर सोचिए. ये जो कंपाउंड है इसमें हेलोजन बेंजीन के साथ वाले कार्बन के साथ तो अटैच नहीं है जी, और क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ जो हेलोजन है वो डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे अटैच्ड है. आई रिपीट, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे अटैच्ड है, विच मीन्स the answer to this question is yes, first option. and first option मतलब एलाइलिक हेलाइड. तो ये जो आपका कंपाउंड है, द गिवन कंपाउंड, अगर उन्होंने पूछा था किसका एग्जाम्पल है तो किसका एग्जाम्पल होगा, एलाइल हेलाइड का. बिकॉज अगर सिंपली कोई कोई अनसैचुरेशन ना होती और सिंपली आप RX बोलते तो वो एल्काइल था. डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा होता तो विनाइल था. डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे हेलोजन यहाँ अटैच्ड है तो ये एलाइलिक हेलाइड का एग्जाम्पल है. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. एंड अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बार क्विकली हम एल्काइल हेलाइड्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो एक बार रिवाइज करके आगे चलते हैं. NCERT में क्लियर रिएक्शंस हैं कि जब हमें एल्काइल हेलाइड्स को बनाना है, सो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मैंने स्क्रीन पे आपके रखे हैं. एल्काइल हेलाइड्स को बनाने के लिए या उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अल्कोहल्स को, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अल्कोहल्स को अगर आप HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 तो अल्कोहल में से OH
एंड HCl में से H वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं जी, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट में कौन बन जाते हैं, एल्काइल क्लोराइड्स। इसी रिएक्शन को हम ग्रूव्स प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड रिएक्शन में ROH को आप रिएक्ट करवा रहे हैं NaBr एंड H2SO4 के साथ, जिसमें आप ऐसे याद रख सकते हो कि NaBr एंड H2SO4 से इन situ मीडियम के अंदर ही हम HBr बनाते हैं। तो इट्स क्वाइट सिमिलर टू दी फर्स्ट रिएक्शन। ROH में HCl डाला तो RCl एंड वाटर बन गया। ROH में HBr जिसको हम इन situ NaBr और H2SO4 से बना रहे हैं तो RBr ही बनेगा, एंड साथ में बाई प्रोडक्ट्स में NHSO4 एंड वाटर। सिमिलरली जो अगली रिएक्शन है वो भी नीट के PYQs में बहुत बार पूछी गई है। अगर ROH को आप PX3 के साथ रिएक्ट करते हैं, आई रिपीट, ROH की रिएक्शन PX3 के साथ तो प्रोडक्ट में RX बनता है। PCl5 के साथ करोगे तो भी RCl बनेगा, बट बाई प्रोडक्ट का डिफरेंस है। एंड सी, जब एक बार नीट में क्वेश्चन आया था तो उन्होंने बाई प्रोडक्ट्स ही पूछे थे, तो आप बहुत ध्यान से याद करें। अल्कोहल्स की रिएक्शन PX3 के साथ RX बनेगा, साथ में बाई प्रोडक्ट में H3PO3 जिसको हम फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। लेकिन अगर आपने अल्कोहल के सामने PCl5 लिया तो प्रोडक्ट्स में RCl, POCl3 एंड HCl हमारे बाई प्रोडक्ट्स हो गए। एंड जो अगला मेथड है जी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ROH की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, एंड थायोनाइल क्लोराइड जो है वो SOCl2 है। तो जब आप अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ कराते हैं, RCl बनेगा, बाई प्रोडक्ट्स में सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl, और ये मैंने एरोप लिखा है बिकॉज यहाँ पे एक बहुत खास बात है, इस मेथड का मैं नाम ज़रूर यहाँ ऐड कर दूँ। जब आप पर्टिकुलरली अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 या थायोनाइल क्लोराइड के साथ करवाते हो तो प्रोडक्ट में RCl, सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl बनता है, और इस मेथड का एक नाम है जी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम डार्जन्स मेथड के नाम से जानते हैं। एंड डार्जन्स मेथड की खास बात और है, ये बोला जाता है कि डार्जन्स मेथड जो है इट इज़ बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड्स। जो डार्जन्स मेथड है वो एल्काइल क्लोराइड्स को बनाने का बेस्ट मेथड है, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो गैसेस हैं, वो बड़े आराम से बाहर निकल जाते हैं और पीछे आपके प्योर एल्काइल हैलाइड्स रह जाते हैं, ठीक है जी। एंड सिमिलरली अल्कोहल्स की रिएक्शन जब आप हेलोजन रेड फॉस्फोरस के साथ करते हो, जहाँ NCERT लिखती है हेलोजन में या ब्रोमीन या क्लोरीन, तो प्रोडक्ट्स में हमारे एल्काइल हैलाइड्स बन जाते हैं। आइए एक बार इसको एक एग्जांपल से अप्लाई करते हैं, बट आपने मेन MOP ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा दो मेथड्स और हैं जिसमें एक फिंकलस्टेन रिएक्शन है, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे बात करते हैं। एक स्वार्ट्स रिएक्शन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक इस मेथड को हम यहीं पर एक एग्जाम्पल के थ्रू अप्लाई करते हैं, और आपने मेरे साथ साथ याद कर लेना है। अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन, ठीक है, जिसमें फॉस्फोरस हैलाइड्स की हम बात करें, कि अगर आपने इथेनॉल लिया और इथेनॉल के सामने PCl3 लिखा, या चलो PCl5 कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, PCl3 के साथ क्या बनेगा, एंड अगर सिंपली फॉस्फोरस के साथ हेलोजन लिखा है तो क्या बनेगा। तो अभी जो हमने ऊपर पढ़ा कि मेरे दिमाग में रहे कि जब अल्कोहल के सामने PCl5 आया है तो प्रोडक्ट में RCl, अगर यहाँ पे आपने इथेनॉल लिया है, इथेनॉल के सामने PCl5 तो इथाइल क्लोराइड, साथ में POCl3, साथ में HCl बाई प्रोडक्ट्स। जब PCl5 है तो बाई प्रोडक्ट्स में POCl3 एंड HCl है। जब PCl3 आप ले रहे हैं तो प्रोडक्ट्स में अगेन डेफिनेटली इथाइल क्लोराइड ही बनेगा, बट प्रोडक्ट्स में जो बाई प्रोडक्ट है वो प्लीज़ याद रखें H3PO3 होता है। एंड लास्ट, जब भी अल्कोहल के सामने फॉस्फोरस के साथ हेलोजन लिखा हो तो आपने सिंपली याद रखना है जी प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा। इन्हीं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर हमारे आगे वाले क्वेश्चंस बेस्ड हैं, तो एक बार इनको रिवाइज करके आगे चलते हैं। एंड जो दो इंपॉर्टेंट और मेथड्स NCERT देती है, मैंने NCERT का पैराग्राफ यहाँ रखा है, इनको हेलोजन एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। अगर हमें एल्काइल आयोडाइड्स को बनाना हो, आई रिपीट, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन है जो एक्सक्लूसिवली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर प्रिपरेशन ऑफ RI, और NCERT कहती है एल्काइल आयोडाइड्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स विद NaI इन ड्राई एसीटोन। सो ऑर्गेनिक की जब भी आप कोई रिएक्शन करते हैं ना जी, तो आपको रिएजेंट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। मतलब अगर मुझे
NaI एसीटोन सुना या Ki एसीटोन सुना तो फटाफट से दिमाग में आना चाहिए जी कौन सी रिएक्शन हो सकती है, कौन सी हो सकती है, यस, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। सो अब यहाँ पे रिएक्शन में Rx के सामने NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो यहाँ पे I नेगेटिव बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है एंड R पे स्लाइड पॉजिटिव, तो I नेगेटिव ने R पे अटैक करना है, X को हटा के खुद लग जाना है, मतलब फिंकलस्टीन हम अभी आगे बात करने वाले हैं। बट फिंकलस्टीन एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है जिसमें I नेगेटिव आया, R जिस पे स्लाइड पॉजिटिव था उस पर अटैक किया, प्रोडक्ट में RI एंड बाई प्रोडक्ट में कौन बन गया, NX। और हाँ, फिंकलस्टीन की खास बात है, जो NaI आपने यहाँ लिया था वो तो सॉल्युबल होता है इन एसीटोन, NaI एसीटोन में सॉल्युबल, और NCERT कह रही है जो बाई प्रोडक्ट बना है दैट इज़ NaCl और NaBr, ये एसीटोन में होता है जी इनसॉल्युबल, और अगर ये इनसॉल्युबल हुआ एसीटोन में तो इसके तो PPT बन जाएंगे, और PPT बन जाएंगे तो इस रिएक्शन की एक ड्राइविंग फोर्स यही होती है कि जो प्रोडक्ट है उसके प्रेसिपिटेट बन गए, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती है, ठीक है। और NCERT की लाइन भी पढ़ लेते हैं, NaCl NaBr जो बने बाय प्रोडक्ट में they are precipitated in dry acetone which facilitates the forward reaction according to ली-शार्टलर प्रिंसिपल, ठीक है। ली-शार्टलर प्रिंसिपल हमने क्लिप में किया है, अगर प्रोडक्ट आपके PPT की फॉर्म में बाहर निकल जाए तो रिएक्शन कहाँ पे रहती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन इस मेथड से हम एल्काइल फ्लोराइड्स को नहीं बना पाते, इनफैक्ट पीछे भी जितने मेथड्स की हम बात करते हैं उसमें RF को बनाना मुश्किल होता है, तो एल्काइल फ्लोराइड को भी बनाने की एक एक्सक्लूसिव रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। आई रिपीट, आपने याद रखना है, ऊपर हमने हेलोजन एक्सचेंज से RI को बनाया, RCl या RBr के सामने NaI एसीटोन हुआ तो प्रोडक्ट में RI बनेगा, साथ में NX बाहर, और इस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। जब आपको एल्काइल फ्लोराइड्स को बनाना है तो NCERT कहती है कि एल्काइल फ्लोराइड्स को बेस्ट बनाने के लिए हम एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स की प्रेजेंस में हीट करते हैं और रिएक्शन देखते हैं। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स भी हमें ज़रूर ध्यान रखने चाहिए, या मेटालिक फ्लोराइड जैसे कि AgF हो गया, Hg2F2 हो गया, मर्क्यूरिस फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, एंटीमनी का फ्लोराइड, ये बहुत ध्यान से याद रखें। तो किसी भी RBr या RCl के सामने अगर आप AgF या Hg2F2 या COF2 या SbF3 लिखते हैं तो यहाँ पे भी क्या होता है, जब आप इसको हीट करते हो तो प्रोडक्ट में CH3F एंड साथ में कौन बाहर निकल गया, AgBr, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्वार्ट्स रिएक्शन। अगर मुझे जनरल लिखना हो तो आपने याद रखना है RBr हो सकता है, या हम किसको ले सकते हैं, RCl, और उसकी रिएक्शन आप मेटालिक फ्लोराइड्स के साथ करा रहे हो। मेटालिक फ्लोराइड्स में कौन कौन, AgF, या हम क्या ले सकते हैं Hg2F2, या क्या ले सकते हैं कोबाल्ट फ्लोराइड, और किसको ले सकते हैं, एंटीमनी फ्लोराइड को, एंड प्रोडक्ट में RF बन जाएगा जी, एंड बाय प्रोडक्ट में अगर आप AgF लेते हैं तो AgBr बाहर निकल गया, अगर आपने RCl लिया है तो AgCl बाहर निकल गया, एंड सो ऑन। सो ये हमने थोड़ा ध्यान से याद रखना है कि फिंकलस्टीन एक्सक्लूसिवली RI को बनाने के लिए, स्वार्ट्स रिएक्शन एक्सक्लूसिवली RF को बनाने के लिए, ठीक है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अब तक अगला क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर लोगे। इस क्वेश्चन में पूछा था कि इथाइल अल्कोहल को मैं रिएक्शन साथ साथ लिखती हूँ, C2H5OH को थायोनाइल क्लोराइड, अभी मैंने आपको रिवाइज करवाया, थायोनाइल क्लोराइड होता है जी SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, ठीक है। तो जब भी अल्कोहल की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ होगी इन प्रेजेंस ऑफ pyridine तो मुझे याद आ जानी चाहिए, कौन सी आनी चाहिए, बोलो बोलो, यस, डार्जन्स रिएक्शन। एंड डार्जन्स रिएक्शन में जब आप अल्कोहल को SOCl2 के साथ करते हो तो फटाफट से बना लो प्रोडक्ट, क्या बनेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, C2H5Cl, एंड बाय प्रोडक्ट्स में सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl। खास बात मैंने बता दी, बाय प्रोडक्ट्स गैसेस थी, दे एस्केप आउट लीविंग बिहाइंड प्योर एल्काइल क्लोराइड्स, ठीक है। सो देखो जल्दी से, बस ऑप्शंस को ध्यान से देखना होता है पेपर में। तो यहाँ पे आपको ही बोला था इथेनॉल की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ क्या बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन में गलती नहीं है बट इनकम्प्लीट है। हमें पता है इथाइल क्लोराइड भी बनेगा, SO2 भी बनेगा एंड HCl भी बनेगा। यहाँ पे इनकम्प्लीट
SO3 बनना नहीं है, वाटर बाय प्रोडक्ट में नहीं था. दैट मीन्स आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, इथाइल क्लोराइड, SO2 एंड कौन बन गया, HCl. ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. इसमें हमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स will yield the corresponding alkyl chloride on reaction with concentrated HCl at room temperature immediately. अब अभी मैंने पीछे आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक रिएक्शन रिवाइज करवाई. ROH के सामने जब HCl आए तो प्रोडक्ट में RCl एंड साथ में वाटर बनता है. एंड वहाँ हमने लिखा था HCl इन प्रेजेंस ऑफ NHCl2 या ZnCl2, जिसको कॉमनली हम ग्रूव्स प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं. अच्छा, अब यही रिएक्शन की इंपॉर्टेंस ये है कि ऑर्गेनिक हमारी इंटीग्रेटेड है, आप जानते हैं. सो ये रिएक्शन यहाँ पे है क्योंकि एल्काइल हैलाइड्स का एक इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है. इसी रिएक्शन को आप अल्कोहल फिनोल ईथर में फिर रिवाइज करोगे बिकॉज अल्कोहल की एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है और हम इसको ल्यूकास टेस्ट के नाम से जानते हैं. तो इसको हम रिवाइज करते हैं, लेकिन एक बार आपने ध्यान से क्वेश्चन दोबारा पढ़ना है. इसमें पूछा था कि कौन सा अल्कोहल कॉरेस्पॉन्डिंग एल्काइल क्लोराइड बनाएगा विद कंसनट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर इमीडिएटली. तो इसके लिए हम एक कंसेप्ट फटाफट से रिवाइज करते हैं जी. ठीक है, देखिए जो अल्कोहल्स होते हैं ना, इनकी रिएक्शन जब आप कंसनट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ कराते हैं, मैं एक बार फिर से लिखती हूँ, ROH की रिएक्शन अगर हम कंसनट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट्स में ना RCl एंड वाटर बनता है. सो एल्काइल क्लोराइड्स बने. बट ये जो एल्काइल क्लोराइड्स बनते हैं ये मीडियम में इनसॉल्युबल होते हैं और वो इनसॉल्युबल होने की वजह से टर्बिडिटी आती है. ठीक है, अब आपने दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जो ROH की रिएक्शन कंसनट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ है ना जी, इसमें मेन मैकेनिज्म हम कार्बोकेटाइन बोलते हैं. सो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रही हूँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर. दैट मीन्स डिफरेंट अल्कोहल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स कंसनट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 में टर्शरी अल्कोहल इज द वन विच इज मोस्ट रिएक्टिव. ठीक है, टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है. उसके बाद होता है सेकेंडरी अल्कोहल. ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं. इसके बाद होता है प्राइमरी अल्कोहल. सो दैट मीन्स जो आपका ये कंसनट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 है, इसके लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, टर्शरी अल्कोहल इज द वन विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर प्राइमरी अल्कोहल. और अजय यहीं से आप याद कर लें, अगले चैप्टर में अल्कोहल फिनोल ईथर में डेफिनेटली आना है. ये जो रिएजेंट है हमारा कंसनट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, इसी रिएजेंट को हम ल्यूकास रिएजेंट भी बोलते हैं. आई रिपीट, ल्यूकास रिएजेंट. एंड ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है टुवर्ड्स ल्यूकास रिएजेंट, टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, इसके बेसिस पे हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं. और उस टेस्ट का आप नाम क्या बोलते हो? ल्यूकास टेस्ट. बहुत बार नीट के PYQs में क्वेश्चन रहे हैं, तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. अब ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है, जब आपने कंसनट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 दिया तो प्रोडक्ट में बनेगा जी RCl. RCl मीडियम में क्या है? इनसॉल्युबल. क्या आएगी? टर्बिडिटी. और क्योंकि टर्शरी अल्कोहल रैपिडली रिएक्ट करेगा, तो जब रैपिडली रिएक्ट करेगा ना जी, तो हमने अच्छे से याद रखना है, टर्शरी अल्कोहल में टर्बिडिटी आएगी इमीडिएटली. यस, आई रिपीट, टर्बिडिटी आती है इमीडिएटली. सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा कम रिएक्टिव है, धीरे धीरे रिएक्ट करेगा. तो सेकेंडरी अल्कोहल को जब आप ल्यूकास रिएजेंट, जो कि कौन है, रिवाइज कर लो, कंसनट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2, इसमें जब आप रिएक्ट करोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल में, और टर्बिडिटी क्यों आती है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट बना RCl वो मीडियम में क्या है? इनसॉल्युबल. सो सेकेंडरी अल्कोहल में टर्बिडिटी आएगी जी आफ्टर 5 मिनट्स. एंड जो प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें जनरली देयर इज़ नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर. थोड़ा हीट करना पड़ता है फिर आती है. तो प्राइमरी अल्कोहल में मैंने लिखा नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, नो टर्बिडिटी एट
रूम टेम्परेचर, टर्बिडिटी आएगी लेकिन वही थोड़ा सा हीट करने पे आएगी, ठीक है। सो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज कर लिया कि अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ करते हैं तो प्रोडक्ट में RCl एंड वाटर बनता है। ये RCl का एल्काइल क्लोराइड का एक इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट के नाम से जाना जाता है जिसको क्या बोलते हैं, ल्यूकास टेस्ट। टर्शरी अल्कोहल में टर्बिडिटी इमीडिएटली, सेकेंडरी अल्कोहल में आफ्टर 5 मिनट्स एंड प्राइमरी अल्कोहल में नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। सो आइए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं जिसका आंसर आप मुझे फटाफट से बता दोगे। अब ये क्वेश्चन कह रहा है which of the following alcohols will yield the corresponding alkyl chloride, I repeat, which of the following alcohols will yield the corresponding alkyl chloride on reaction with concentrated HCl at room temperature? See, this is the word immediately. तो मुझे याद आएगा कि immediately तो कौन सा अल्कोहल टर्बिडिटी देता है, कौन सा देता है बोलो? यस, टर्शरी अल्कोहल। तो मुझे कौन से अल्कोहल को ढूंढना था? टर्शरी अल्कोहल। एक बार मार्क करते हैं। फर्स्ट वाला प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड वाला सेकेंडरी अल्कोहल जिस कार्बन पे OH लगा है, अगर वो कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा हो तो वो सेकेंडरी कार्बन होता है, उसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं, ये हमें याद है। इस अल्कोहल को हमें क्या बोलना पड़ेगा? प्राइमरी अल्कोहल। जिस कार्बन पे OH लगा है, अगर वो आगे कार्बन के साथ अटैच्ड है तो प्राइमरी अल्कोहल। एंड फोर्थ ऑप्शन में क्लियरली दिख रहा है जिस कार्बन पे OH लगा है, जो हमारा अल्फ़ा कार्बन भी हम बोल देते हैं, फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ लगा हो अल्फ़ा कार्बन, अगर ये टर्शरी कार्बन है दैट मीन्स ये किसका एग्जाम्पल था? टर्शरी अल्कोहल। और यही हमारा आंसर होना चाहिए जिसमें आपका टर्शरी अल्कोहल गिवन है। सो कौन सा अल्कोहल टर्बिडिटी इमीडिएटली देगा या फटाफट से रिएक्ट करेगा कंसंट्रेटेड HCl के साथ? टर्शरी अल्कोहल। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप दिस इज क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसकी भी रिवीजन करेंगे और एक रिएक्शन आप पीछे पढ़ के आए हो वो आपको याद आ जाएगी, ठीक है। इसमें प्रोपीन दिया था हमें, फर्स्ट एरो पे लिखा था क्लोरीन के साथ लाइट, X बना, X के आगे NaI एस्टोन लिखा था, Y बना। सी अब नीट में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सीक्वेंस आता है, बट आपको सीक्वेंस को देख के घबराना नहीं है, जो जो पूछा जा रहा है वो हम करते जाएंगे, जैसे इस क्वेश्चन में ही सीखते हैं। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले उसने प्रोपीन दिया था और हमें फाइनल प्रोडक्ट बताने हैं जी ऑप्शंस में और नाम बताने हैं, नॉमेनक्लेचर भी इसी के थ्रू वो ऑर्गेनिक में इंक्लूड करते हैं। अब प्रोपीन से आपने स्टार्ट किया एंड प्रोपीन के सामने हेलोजन लिखा है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे याद दिलवा दूँ, हेलोजन के साथ लाइट लिखा है, ठीक है। अब नॉर्मली हमें क्या होता है जब हम एल्कीन सुनते हैं और उसके सामने हमें हेलोजन नज़र आती है तो हमें याद आते हैं जी ऐड करानी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जब हेलोजन के साथ आपको लाइट दिख जाए दैट मीन्स वहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म चलता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सो इस केस में आपको क्या करानी है? सब्स्टिट्यूशन। और एक बार मैं आपको रिवाइज कराई देती हूँ, जब हमें एल्कीन के सामने, सो दैट हमें ये डिफरेंस क्लियर हो जाए जो यहाँ गलती होती है। अगर एल्कीन के सामने, मान लीजिए प्रोपीन ही ले लेते हैं, प्रोपीन के सामने अकेला हेलोजन लिखा होता और सॉल्वेंट जनरली आपको याद है हम CCl4 ले लेते हैं, तो क्लोरीन के साथ CCl4 लिखा होता, कोई लाइट नहीं लिखी, कोई हाई टेम्परेचर नहीं लिखा, तो नॉर्मल कंडीशंस में अगर आप एल्कीन के सामने कोई हेलोजन लेते हैं तो वो ऐड होती है और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनता CH3 CHCl CH2Cl 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। लेकिन देखिए आपके सामने, इसीलिए मैंने रिएक्शन लिखी कि आप रिवाइज कर सको और कंपैरिजन कर सको। इसी प्रोपीन के सामने अगर हम क्लोरीन के साथ लाइट लिख देते हैं, ठीक है, या एक चीज़ मैं और यहाँ ऐड कर देती हूँ, जब भी एल्कीन के सामने हेलोजन के साथ लाइट लिखा है, या ये भी हो सकता है अजय क्लोरीन के साथ ना हाई टेम्परेचर लिख दें, हीटिंग लिख दें। हीटिंग में जनरली हम 400 डिग्री टू 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं, तो आपने बहुत ध्यान से याद रखना है एल्कीन के सामने हेलोजन लिखी है, अगर नॉर्मल क्लोरीन लिखी है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 हमने ऐड कराना है। लेकिन जब भी एल्कीन के सामने हेलोजन लिखी है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो वहाँ पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। येस, आई रिपीट, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब
डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको हटा के हेलोजन लग जाएगा और सब्स्टिट्यूशन होगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में बनना चाहिए CH2Cl एंड CH डबल बॉन्ड के साथ CH2। दैट मीन्स जब हेलोजन के साथ लाइट हो तब एडिशन नहीं होती है अजय, सब्स्टिट्यूशन होती है। और लाइट देख के तो हमें वैसे भी याद आ जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो क्वेश्चन था उसमें आपको प्रोपीन के सामने लाइट लिखा था, X बना था, और अब देखो वही वाली बात आ गई। अब जब प्रोपीन के सामने लाइट लिखा है एंड क्लोरीन लिखा है, क्लोरीन के साथ लाइट दिखा या हेलोजन के साथ हाई टेम्परेचर दिखा, याद आना चाहिए एडिशन नहीं करानी, क्या करानी है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। यस, ठीक है। तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला कार्बन को एलाइलिक, डबली बॉन्डेड कार्बन को खुद हम क्या बोल रहे हैं, विनाइलिक। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हटेगा एंड प्रोडक्ट में CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट हमारा बना। और उसके बाद का पार्ट तो आप रिवाइज करेंगे और मुझे बताएंगे क्या होगा। अभी हमने याद किया RCl या RBr के सामने NaI एसीटोन सुनते ही मुझे याद आना चाहिए फिंकल-स्टेन रिएक्शन है, और फिंकल-स्टेन में आयोडीन ने आना है, Cl को हटा के खुद लग जाना है, एज सिंपल एज दैट। सो दैट मीन्स इसके आगे, सो मैं एक बार यहाँ लिख दूँ जी, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया X, लेकिन X पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं है, हमें Y भी पूछा गया है। सो इसके आगे यहाँ ऐड करते हैं। अगर आप NaI एसीटोन लिख रहे हो तो आई रिपीट, मुझे याद आना चाहिए जी कौन सी रिएक्शन, फिंकल-स्टेन रिएक्शन। एंड बस सिंपल सी बात है, क्लोरीन को हटा के हमें क्या लगाना था, आयोडीन। सो दैट मीन्स प्रोडक्ट में बनेगा CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2। और वही वाली बात है, ऑप्शंस में स्ट्रक्चर तो दिया नहीं है जी, नाम दिया है, पर नाम बनाना तो हमें अच्छे से आता है। सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड में, सॉरी यहाँ पे हमें क्लोरीन ही लगना था, क्लोरीन की जगह आयोडीन, बस एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है। आई रिपीट, यहाँ पे हमारा लगा जी आई। ठीक है, मैं दोबारा बोलती हूँ, X में आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुई थी, H को हटा के क्लोरीन लगा, X बना। X में जब आपने फिंकल-स्टेन रिएक्शन करी NaI एसीटोन, तो Cl को हटा के I लग गया। और जब नॉमेनक्लेचर आप करोगे, आयोडीन सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड है। और रिवाइज कर लेते हैं जी, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट में से प्रायोरिटी हमें किसको देनी होती है, मल्टीपल बॉन्ड को। दैट मीन्स जब आप इसकी नंबरिंग करोगे या जब आप इसका नाम करोगे तो ये नंबरिंग करते हैं जी, इसको 1 नंबर मिलना चाहिए, इसको 2 मिलना चाहिए और इसको 3 मिलना चाहिए। और आगे का नाम तो हम भाग भाग के बना देंगे। और आई थिंक हमें ऑप्शन क्लियरली नज़र आनी शुरू हो गई है। सो दिस इज 3-आइडोप्रोपीन, प्रॉप 1 इन बोलें या प्रोपीन बोलें, सेम बात होती है जी। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 3-आइडोप्रोपीन। आई होप आपको क्लियर आ जाए। हमने 2 कंसेप्ट इस क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज किए। पहला ये कि एल्कीन्स के सामने अगर हेलोजन के साथ लाइट आ जाए, हेलोजन के साथ हाई टेम्परेचर आ जाए, तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करानी होती है, एडिशन नहीं कराते। और आपका X प्रोडक्ट बना और कोई भी RCl हो, RBr हो, जैसे ही मुझे उसके सामने नज़र आए जी NaI एसीटोन लिखा है, फटाफट से याद आना चाहिए फिंकल-स्टेन है, एंड Cl को हटा के हमने क्या लगा देना है, I। तो जो आपका प्रोडक्ट बना दैट इज़ 3-आइडोप्रोपीन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन अगेन जो हमने रिवाइज किया उसके ऊपर, यहाँ ये पूछ रहे हैं एल्काइल फ्लोराइड्स आर synthesized by heating an alkyl chloride or bromide in presence of dash or dash। See, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी लास्ट मोमेंट पे भी जितना हमारे पास टाइम है, एक बार क्विकली अगर हम NCERT की नेमिंग रिएक्शंस को रिवाइज कर लेंगे तो पेपर में बहुत हेल्प करेगा। और ये तो आप मेरे साथ रिवाइज कर चुके हो। जब भी वो एल्काइल फ्लोराइड्स को बनाने की बात करेगा, डेफिनेटली मुझे याद आएगा कौन सी रिएक्शन है, एक इकलौती स्वार्ट्स रिएक्शन। यस, और स्वार्ट्स रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा अभी कि RCl या RBr को अगर आप किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, मेटालिक फ्लोराइड्स के साथ, जो NCERT ने दिए हुए हैं, AgF, Hg2F2
COF2 या SbF3 एंटीमनी का फ्लोराइड। तो RBr या RCl में Cl और Br हटा के हम क्या लगा देते हैं, F। दैट मीन्स क्या बन जाता है, एल्काइल फ्लोराइड्स। तो आपके सामने है जी, आंसर बताओ। एल्काइल फ्लोराइड्स को बनाने के लिए हमें एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को किसके साथ हीट करना है? एक मुझे दिख गया जी कोबाल्ट का फ्लोराइड और एक मर्क्यूरस का फ्लोराइड। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज B एंड C, बिकॉज कैल्शियम फ्लोराइड और NaF को हम यहाँ यूज़ नहीं करते हैं जी। आपने याद रखना है कि Hg2F2 NaF एंड NCRT के हिसाब से, सॉरी COF2 Hg2F2 एंड NCRT के हिसाब से एक आपका हो गया SbF3 और एक आपका हो गया AgF। तो यहाँ पे ये दो हमें दिख रहे थे, एक Hg2F2 एंड COF2। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज B एंड C। आई होप आपको क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बार हमें जल्दी से एल्काइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ या रिएक्शंस को रिवाइज कर लेना चाहिए। सी, आप जब ऑर्गेनिक में कोई चैप्टर कर रहे हैं, सीक्वेंस तो हमारा यही है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब एल्काइल हैलाइड्स का जब हम नाम सुनते हैं, देखो मैंने तो स्टार्ट ही स्वैग से किया, और स्वैग तो स्टार्ट ही एस से होता है, और एस यहाँ जब हम सुनते हैं तो हमें किसकी याद आनी चाहिए, बोलिए? यस, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। सो एल्काइल हैलाइड्स की जो मोस्ट फेवर्ड रिएक्शंस हैं, दीज आर सब्स्टिट्यूशन। हम मेनली 4 रिएक्शंस बोलते हैं एल्काइल हैलाइड की: सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिएक्शन विद मेटल्स हम आगे रिवाइज कर रहे हैं, एंड रिडक्शंस। तो आपने याद रखना है, जब एल्काइल हैलाइड्स में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करते हैं ना जी, मैं एक चीज़ बहुत सिंपल कर देती हूँ। आपने इसे याद रखना है कि एल्काइल हैलाइड्स में RX है, जिसमें हमें पता है हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे स्लाइड क्या है, नेगेटिव। R पे स्लाइड क्या है, पॉजिटिव। विच मीन्स कि जब आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करोगे, तो जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, मैं फ़िलहाल ऐसे शो कर दूँ, वो R पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो R पे अटैक करेगा और X को हटा के खुद लग जाएगा। तो प्रोडक्ट्स में आपका बनेगा जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, एंड आपका जो X नेगेटिव है वो बाहर निकल जाएगा। तो हमने पीछे मैंने फ्लो चार्ट में आपको शो करके रखा है कि एल्काइल हैलाइड्स की हम याद रखें मोस्ट फेवर्ड रिएक्शंस जो हैं वो कौन सी हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें न्यूक्लियोफाइल आया, R पे अटैक किया, X को हटा के खुद लग गया। अब न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट आते हैं जी, जो हम बहुत अच्छे से एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। एल्काइल हैलाइड्स में अगर RX के सामने KOH या NaOH आए, तो यहाँ से हमें क्लियरली समझ आएगा कि न्यूक्लियोफाइल NaOH, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है जी, वो कौन सा आ रहा है, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव ने इस R पे अटैक करना है, क्योंकि इस पे स्लाइड क्या है, पॉजिटिव, और X को हटा के खुद लग जाना है। विच मीन्स अगर हम RX के सामने, ठीक है, मैं एक बार इसको आपको ऐसे शो करती हूँ, मोस्ट फेवर्ड रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और मेरे साथ जल्दी से रिवाइज करें। अगर एल्काइल हैलाइड के सामने एक्वस KOH या एक्वस NaOH लिखा है, न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, प्रोडक्ट में ROH, जी हाँ, अल्कोहल्स बनते हैं। अगर RX के सामने NCRT लिखती है, वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल आता है, तो भी X को हटा के OH लगेगा, अल्कोहल्स बनेंगे। और ये डेफिनेटली अगले चैप्टर में अल्कोहल फिनोल ईथर में भी आप रिवाइज करोगे, क्योंकि अल्कोहल्स का यही तो ऑर्गेनिक की इंटीग्रेटेड नेचर आता है। एक चीज़ में पढ़ रहे हैं क्योंकि उसकी केमिकल रिएक्शन है, अगले चैप्टर में आएगा क्योंकि उसका मेथड ऑफ क्या है, प्रिपरेशन। सो RX की एक इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी, अल्कोहल का एक इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है। सो मैंने रिपीट किया, एल्काइल हैलाइड के सामने एक्वस KH, एक्वस NaOH, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, ROH। वाटर जब आता है न्यूक्लियोफाइल कितना क्या जुड़ता है, OH, यहाँ से भी अल्कोहल। RX के सामने RONA को देख के रोना नहीं है। RONA हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। यस, सोडियम एल्कोक्साइड। एंड सोडियम एल्कोक्साइड में क्लियरली न्यूक्लियोफाइल दिख रहा होगा, कौन है जी, RO नेगेटिव, R पे अटैक करेगा क्योंकि उस पर स्लाइड पॉजिटिव है, X को हटा के खुद लग जाएगा। एंड यहाँ से प्रोडक्ट में पहचानो कौन, पहचानो
जी हाँ, डेफिनेटली जब RX की रिएक्शन आप RONA के साथ करा रहे हैं तो प्रोडक्ट में बनते हैं ईथर्स, ठीक है। और ये अल्कोहल फिनोल ईथर्स में हम डेफिनेटली रिवाइज करेंगे जी। जब आप पर्टिकुलरली प्राइमरी RX की रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट में ईथर्स बनते हैं। ईथर्स को बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन और आपको याद आ जाएगा, यस, विलियमसन्स सिंथेसिस। सो न्यूक्लियोफाइल क्लियरली नज़र आ रहा है कि RX के सामने RONA ROR बना। सिमिलरली जब आप एल्काइल हैलाइड के साथ अमोनिया एक्सेस में लेते हैं अजय, ये फिर आएगा जब आप अमीन्स वाला चैप्टर पढ़ोगे, क्योंकि देखो आपके सामने अमोनिया जब न्यूक्लियोफाइल काम करती है, R पे अटैक करती है, तो जुड़ता क्या है, NH2, एंड यहाँ से प्रोडक्ट में कौन बन रही हैं, अमीन्स। और अमीन्स में मैं स्पेसिफिकली बोल दूँ प्राइमरी मीन्स, ठीक है। फिर आए जी हमारे एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। यस, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन से, जिनके पास 2 डोनर एटम होते हैं लेकिन एट अ गिवन टाइम अटैक कोई एक करता है। और ये तो अल्काइल हैलाइड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगेन बहुत सारे PYQs में पूछा गया है, तो बहुत ध्यान से रिवाइज करते हैं आज। हमारे 2 एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एक बार मैं साइड पे मेंशन करती हूँ, हम 2 एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं, एक साइनाइड और एक NO2 नेगेटिव। अब वही वाली बात होती है, जो साइनाइड और NO2 नेगेटिव है इसमें 2 डोनर एटम है लेकिन एट ए टाइम अटैक कोई एक करेगा। और हमने जल्दी से रिवाइज कर लेना है, अगर RX के सामने, सी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर RX के सामने NaCN या KCN लिखा है, आई रिपीट, सॉरी, RX के सामने अगर NaCN या KCN लिखा है तो मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो RCN बनता है। आई रिपीट, मेजर प्रोडक्ट आपका बना RCN, दैट इज एल्काइल साइनाइड्स, ठीक है। साथ साथ लिखते रहते हैं कि RX के सामने NaCN या KCN लिखा है तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो एल्काइल साइनाइड्स बनेंगे। रीज़न ये होता है कि NaCN KCN आयनिक होते हैं, टूट के K पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव बना। अब CN नेगेटिव में जो नेगेटिव चार्ज होता है ना जी, वो कार्बन पे होता है। सो अटैक तो कार्बन के थ्रू भी हो सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी, बट प्रेफरेबली नेगेटिवली चार्ज कार्बन के थ्रू होता है। एंड मेजर प्रोडक्ट में कौन बनते हैं, RCN, एंड RCN का क्या नाम है, कॉमन नेम, एल्काइल साइनाइड्स। आईयूपैक भी रिवाइज कर लो, एल्केन, याद करो याद करो, एल्केन नाइट्राइल्स, यस, ठीक है। और अगर हमने AgCN लिया, NaCN KCN के साथ मेजर साइनाइड्स, AgCN के साथ मेजर क्या बोलते हैं जी इनको, बिल्कुल ठीक है, एल्काइल आइसोसाइनाइड्स, ठीक है। एंड आइसोसाइनाइड्स को कार्बाइलमीन्स भी बोला जाता है। ऐसे ही आपने याद रखना है, अगर RX के सामने KNO2 और NaNO2 लिया, अगेन वही होगा, NaNO2 और KNO2 जो है वो आयनिक होते हैं जी। एंड जब NaNO2 में एक बार आपको लिख के बता दूँ, NaNO2 जब डिसोसिएट करेगा तो Na पॉजिटिव एंड साथ में NO2 नेगेटिव बनेगा, जिसका ये स्ट्रक्चर होता है। अब वही वाली बात हो गई कि अटैक ऑक्सीजन से भी हो सकता है, नाइट्रोजन से भी हो सकता है, बट प्रेफरेबली किसके थ्रू होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन। एंड अगर नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के थ्रू हुआ तो प्रोडक्ट में RONO बनता है, जिसको रिवाइज करते हैं जी, इसको बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइट, ठीक है। इसको एल्काइल नाइट्राइट बोलना है आपने। एंड अगर हमने AgNO2 लिया, जिसको NCERT, आज प्लीज़ ध्यान से देखें, जिसको NCERT AgONO करके भी कहती है, अब ये तो होता है प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट, इसने ज़्यादा टूटना नहीं है, बिल्कुल जैसे AgCN प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट था, इसने डिसोसिएट करना नहीं था, तो चॉइस यही बची थी कि किसके थ्रू अटैक हो जाए, नाइट्रोजन के लोन पेयर, तो RNC मेजर बना। यहाँ पे लोन पेयर ऑक्सीजन पे भी हैं, आई रिपीट, ऑक्सीजन पे भी हैं एंड नाइट्रोजन पे भी हैं। बट आपको याद है, न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा। तो यहाँ पे प्रेफरेबली अटैक किसके थ्रू होगा, नाइट्रोजन के थ्रू, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ऑक्सीजन के सामने, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा या न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा। सो आई रिपीट, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बना जी RNO2, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो एल्केन्स। तो एक बार फटाफट से रिवाइज करो, क्योंकि फिर सारे क्वेश्चंस आप खुद जल्दी जल्दी बताने वाले हो। अगर हमने एल्काइल हैलाइड्स के सामने
एक्वस KOH एक्वस NH लिया, ROH बना, पानी लिया, ROH, सोडियम एल्कोक्साइड ROR, अमोनिया अगर एक्सेस में रखते हैं तो प्राइमरी मीन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, RX के सामने NaCN KSN लिखा है, आर्सेन मेजर, AgCN लिखा है, RNC मेजर। अगर हमने RX के सामने KNO2 लिखा है, RONO मेजर, और अगर AgNO2 लिखा है तो RNO2 मेजर विच इज कॉल्ड एज नाइट्रो एल्केन। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें हमें एक पूछा है कि इन SN1 रिएक्शन फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ। तो आपने ना जी रिएक्शंस तो रिवाइज कर ली, बट अगेन NCERT रिएक्शंस के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाती है कि जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं इनके दो जनरल मैकेनिज्म्स होते हैं, एक SN1 और एक SN2। इसको भी एक बार रिवाइज करते हैं सो दैट हमारे आगे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएं। SN1 स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर एंड SN2 स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। और बहुत सिंपल है अजय, आपने बहुत ध्यान से याद रखना है, जब हम SN1 बोलते हैं तो SN1 में जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर आप बोल रहे हैं ना, दैट इज रिलेटेड टू काइनेटिक्स। SN1 में जो 1 है वो काइनेटिक्स वाले पार्ट के से रिलेटेड है जिस पे हम आते हैं अभी। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि SN1 जो होती है ये 2 स्टेप्स में होती है, ठीक है। SN1 रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप्स वेयर एज SN2 रिएक्शन अकर्स इन 1 स्टेप। पहले SN1 को देखते हैं। SN1 2 स्टेप्स में होती है। पहले RX में R और X का बॉन्ड टूटा और डेफिनेटली X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, R पे पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। और R पॉजिटिव दैट मीन्स SN1 में कौन बन गया, कार्बोकेटायन, साथ में हाइड्रोजन बाहर निकला। अगले स्टेप में स्टेप नंबर 1 था जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेप नंबर 2 में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन जिससे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता है जी। और जब हम कार्बोकेटायन सुनते हैं ऑर्गेनिक में तो एक बात तो हमें याद आ ही जाती है, जहाँ भी कार्बोकेटायन बनता है, होप आपको याद हो, क्या चेक करना पड़ता है, रीअरेंजमेंट फ्रॉम अ लेस स्टेबल कार्बोकेटायन टू अ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन एंड दो शिफ्ट्स मेनली 1,2 हाइड्राइड एंड 1,2 मिथाइल, ठीक है। सो आई रिपीट, आपने ध्यान रखना है SN1 हुई जी 2 स्टेप्स में। और काइनेटिक्स को याद कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जब मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है तो उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप है, आई रिपीट, जो स्लोएस्ट स्टेप है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, और वही रेट डिसाइड करता है। तो SN1 में NCERT क्लियरली कह रही है, बहुत ध्यान से देखें, कि जब आप SN1 की बात कर रहे हो तो SN1 2 स्टेप्स में हुई, जिसमें जो पहला स्टेप था वो आपका स्लोएस्ट स्टेप था, दूसरा फास्ट था। एंड क्योंकि पहला स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है तो याद आ जाएगा जी रेट लॉ। जो आप रेट लॉ लिखोगे उसमें रेट इज इक्वल टू K इंटू RX, एंड क्योंकि RX ही आया सो SN1 किसको फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर, एंड हेंस द नेम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है जी। तो 2 पॉइंट्स आपने SN1 के देखे, ऐसे फटाफट से 2 पॉइंट्स SN2 के देखते हैं। जहाँ SN1 2 स्टेप्स में होती है, SN2 एक स्टेप में होती है, और ऐसी रिएक्शंस का एक नाम है अजय, इनको हम कंसर्टेड रिएक्शंस बोलते हैं। एंड कंसर्टेड रिएक्शंस में आपने याद रखना है, एक स्टेप में रिएक्शन हुई, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे प्रेफरेबली, बिकॉज आगे हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की भी एक बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि उस पर स्लाइड पॉजिटिव है, एंड प्रेफरेबली कहाँ से अटैक करता है, बैक साइड से। एक ट्रांजिशन स्टेट बीच में बनती है जहाँ कार्बन टू हेलोजन का बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन रहा है, एंड फाइनली आपका कौन बन जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बट अब वही वाली बात है कि SN2 हमने बोला जी एक ही स्टेप में हुई, उस स्टेप में आपका एल्काइल हेलाइड भी आ गया, न्यूक्लियोफाइल भी आ गया, तो आप SN2 में रेट लॉ क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू K इंटू RX इंटू न्यूक्लियोफाइल, एंड क्लियरली दिख रहा है SN2 follows second order and hence the name substitution nucleophilic bimolecular। आई होप आपको क्लियर है अजय। और देखो एक बात हम और यहाँ बोल देते हैं, SN1 में रेट लॉ में न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा ना, तो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बट SN2 में तो रेट लॉ में न्यूक्लियोफाइल आ रहा है,
तो रेट डेफिनेटली RX पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा. कमिंग ऑन टू द रिएक्टिविटी ऑर्डर, अगेन जो NCERT डिस्कस करती है, SN1 में तो भैया आ गया कार्बोकेटाइन. एंड कार्बोकेटाइन हमें सबको याद होगा, कार्बोकेटाइन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? बोलो बोलो. यस, टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी. सो SN1 में RX का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है दैट इज बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. तो मोस्ट रिएक्टिव होगा जी टर्शरी RX, क्योंकि उसमें कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल बनेगा. उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी. सो SN1 में टर्शरी इज मोस्ट रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. वेयर एज जब आप SN2 की बात करो वहाँ पे कार्बोकेटाइन तो नहीं है जी, बट स्टेरिक हिंड्रेंस ज़रूर है. इस कार्बन के राउंड अगर बड़े बड़े ग्रुप्स लगे होंगे, जैसे कि टर्शरी में सारे एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा, रिएक्टिविटी कम. सो SN2 में दैट मीन्स रिएक्टिविटी ऑर्डर इज ऑपोजिट टू व्हाट वी हैव डन इन SN1. SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर में मोस्ट रिएक्टिव हुआ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. एंड इसके साथ एक पॉइंट और रिवाइज कर लेते हैं. SN1 NCERT कहती है जी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करते हैं, वाटर अल्कोहल. SN2 को फेवर करते हैं ए प्रोटिक सॉल्वेंट जिनमें O के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है, जैसे कि DMSO एंड DMF. एंड रही बात स्टीरियोकेमिस्ट्री की, जब आपने SN1 किया तो इसमें कार्बोकेटाइन था. कार्बोकेटाइन होता है प्लेनर, एंड प्लेनर कार्बोकेटाइन पे अटैक फ्रंट साइड से भी हो सकता है, बैक साइड से भी. दैट मीन्स रिटेंशन की पॉसिबिलिटी भी है, इन्वर्जन की भी. सो SN1 इज अकम्पनीड बाय रेसमाइजेशन. रिटेंशन वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है, इन्वर्जन वाला भी. पर SN2 में तो आपने कर लिया कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, सिर्फ बैक साइड से. सो NCERT क्लियरली लिख रही है जी SN2 में क्या होती है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. सो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने रिवाइज कर लिए. SN1 2 स्टेप्स में, पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बना, वही स्लोएस्ट स्टेप था. तो SN1 फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्टिविटी टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करेंगे एंड इट इज अकम्पनीड बाय रेसमाइजेशन. SN2 ही हमारी एक स्टेप में कंसर्टेड रिएक्शन, रेट लॉ में RX न्यूक्लियोफाइल दोनों आए, सेकेंड ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फेवर्ड बाय ए प्रोटिक. एंड यहाँ पे क्या होगी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. तो अब आगे के क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से मुझे बताएंगे. आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. इन SN1 अभी करके हटे हैं, SN1 में जो पहला स्टेप होता है उसमें RX टूटा, X नेगेटिव, X अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया एंड कौन बना जी, कार्बोकेटाइन. So answer to this question in SN1 first step involves the formation of, क्या बोलें जी, बोलो, बिल्कुल ठीक है, कार्बोकेटाइन. ठीक है, थर्ड ऑप्शन आंसर है जी, कार्बोकेटाइन बोलना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगेन मैकेनिज्म के, SN1 भी आपने पढ़ लिया बच्चे से, SN2 भी पढ़ लिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द कंपाउंड, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, बहुत ध्यान से देखें बिकॉज देखो नीट 2024 का क्वेश्चन है जो क्लियरली ये बताएगा कि नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं NCERT बेस्ड हैं. डेफिनेटली अगर आपको बातें याद है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं. द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट इज. अब देखो मैंने आपको ये बताया कि SN1 में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, मैं दोबारा लिख रही हूँ, SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर किसके ऊपर बेस्ड होता है, जनरल तो आपने बोल दिया, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, है ना. बट रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है दैट इज बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. सो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी अजय. देखो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी. अब अगर हमारे पास रेजोनेंस नहीं है फिर तो हम स्ट्रेट अवे देख सकते हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी, प्राइमरी. बट जहाँ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस से आ जाए वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो मैंने यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखा एंड फर्स्ट ऑप्शन में जो आपका कार्बोकेटाइन बना, हेलोजन को हटा के कार्बोकेटाइन को बना के देखना है. कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी. सो यहाँ पे CH2 एंड पॉजिटिव Br तो निकल गया. अच्छा, अगले वाले में मैंने कार्बोकेटाइन बनाया, आई थिंक 1 और 2 तो चलो वैसे दिख रहा है, 1 वाला प्राइमरी RX है, 2 वाला सेकेंडरी है, ये कार्बोकेटाइन बना. थर्ड वाले पे हम बहुत जल्दी आने वाले हैं. थर्ड तो जी हमारा हो गया
एराइल हैलाइड, ठीक है। और मैं भी यही बात करूँगी, अगर आपका हेलोजन बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है, बिकॉज अभी तक तो हम एल्काइल हैलाइड डिस्कस कर रहे थे, आगे हम एराइल हैलाइड पे आने वाले हैं। अगर हेलोजन बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो उनको हम बोलते हैं एराइल हैलाइड्स। और एराइल हैलाइड्स तो जी बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो। क्यों? आगे जी रेजोनेंस, डबल सिंगल एटम कैरिंग लोन पेयर में यहाँ पे आपकी रेजोनेंस एक तो तोड़ना ही बहुत मुश्किल है, और अगर टूट भी गया तो आपने याद रखना है जी प्लीज़, यहाँ पे बनेगा फिनाइल का कार्बोकेटाइन, और जो ये फिनाइल का कार्बोकेटाइन होता है ये हाईली क्या होता है, अनस्टेबल, ठीक है। डबली बॉन्डेड कार्बन पे जब भी पॉजिटिव आए आप याद रख सकते हो वो हाईली अनस्टेबल होता है, जैसा कि हमने GOC में पढ़ा है। लेकिन जब मैं फोर्थ ऑप्शन पे आई तो फोर्थ ऑप्शन पे अगर मैंने Br को हटा के कार्बोकेटाइन बनाया, ठीक है, वैसे तो आप बहुत इजीली इसको मेकआउट कर सकते थे बट फिर भी समझते हैं, CH एंड यहाँ पॉजिटिव, देखो अजय यहाँ ना दो बातें हो गई। अदरवाइज ऑप्शंस के हिसाब से अगर मुझे स्ट्रेट अवे देखना हो तो ये प्राइमरी था, ये आपका सेकेंडरी, ये तो ऑल टुगेदर एराइल हैलाइड ही हो गया तो रिएक्ट नहीं करेगा, और ये वाला जो है सेकेंडरी के जैसा है, बट वही वाली बात है कि यहाँ पे क्या आगे बताओ, रेजोनेंस, ठीक है, डबल सिंगल एटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, एंड आपके 3 अल्फा की हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग गई। तो मैं यहाँ लिखूँ जी कि ये वाला कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस +3 अल्फा हाइड्रोजन, हम GOC में पढ़ चुके हैं, कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज के साथ डायरेक्टली अटैच्ड सैचुरेटेड कार्बन पे अगर हाइड्रोजन हो तो वो कार्बोकेटाइन को और स्टेबलाइज कर देता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। सो आपके सामने है जी आंसर टू दिस क्वेश्चन, जिस केस में, इस केस में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, क्योंकि रेजोनेंस तो आई साथ में क्या आ गई, हाइपर कॉन्जुगेशन भी आ गई। तो इस केस में जो आपका आंसर है दैट इज फोर्थ क्वेश्चन जो नीट में पूछा था, कंपाउंड जिसमें SN2 फास्टेस्ट रेट पे होगी, कौन सा, जिसमें कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल बनेगा। बाकी ऊपर कहीं रेजोनेंस नहीं थी राजे, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में जो आपने कार्बोकेटाइन बनाया क्लियरली दिख रहा है रेजोनेंस भी आई और उसको 3 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबल कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर। सो जब भी SN1 का क्वेश्चन आए आप दिमाग में रखें कि रिएक्टिविटी इज बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। SN2 का क्वेश्चन आए वहाँ मेनली क्या देखनी होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप जल्दी से पढ़ो और सोचो, What is not true for SN2 reactions? अब हमने SN2 reactions बहुत अच्छे से रिवाइज करी हैं, SN2 के लिए क्या ट्रू नहीं है। It is a concerted mechanism, ये तो जी ट्रू है, एक स्टेप में होती है, एंड जो एक स्टेप में होती है उनको आप क्या बोलते हो, कंसर्टेड रिएक्शंस, ठीक है जी। सेकेंड, रेट इंक्रीजेज एज द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंक्रीजेज, ये भी हो गया क्योंकि हमने पीछे लिखा अभी कि SN2 में जो रेट लॉ होता है उसमें RX भी आता है और न्यूक्लियोफाइल भी आता है, इसीलिए वो किसका एग्जाम्पल है, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। एंड जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो कह रहा है अगर आप न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रेट डेफिनेटली बढ़ेगा जी, बढ़ेगा। अच्छा, थर्ड ऑप्शन, इट्स रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ RX, कैसे भाई? पहले तो पेपर में बहुत ध्यान से टिक करना है, ट्रू पूछा है या नॉट ट्रू पूछा है। अब आप बताओ, इट्स रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ RX, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स, क्योंकि SN2 के रेट लॉ में RX बिल्कुल आता है जी, और अगर आप RX की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट डेफिनेटली बढ़ेगा। तो रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ RX, सो दैट मीन्स आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 कि SN2 का रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ RX के इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, डिपेंड करना चाहिए, और हमें नॉट ट्रू पूछा था। एंड प्राइमरी RX आर गुड सबस्ट्रेट्स, ठीक है जी, ट्रू। रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा हमने, SN2 में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है उसमें प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम टर्शरी, तो प्राइमरी RX SN2 के लिए बहुत अच्छे सबस्ट्रेट्स होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर है। SN1 SN2 ज़रूर ध्यान से करें फॉर एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स, और हमने रिवाइज भी किया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जी। अच्छा, यहाँ से अगेन SN1 SN2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सी क्वेश्चंस सेलेक्टिवली ऐसे लिए गए हैं कि आपके सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इन क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज हों। इस क्वेश्चन में पूछा गया है
विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडली, इनमें से किस में SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडली होगी? तो मैंने पहले कार्बोकेटाइन सोचा, अब कार्बोकेटाइन सोचा तो यहाँ तो सारे टर्शरी हैं, बट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है और ये कॉमन पॉइंट है, चाहे SN1 हो चाहे SN2, मैं एक बार यहाँ ज़रूर लिख दूँ सो दैट आपका रिवाइज भी हो जाए, फॉर बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, अगर डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स जिसमें हेलोजन डिफरेंट है उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाता है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। SN1 SN2 दोनों में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, जो आप प्लीज़ याद रखें, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं एल्काइल आयोडाइड्स, फिर एल्काइल ब्रोमाइड्स, फिर एल्काइल क्लोराइड्स और फिर एल्काइल फ्लोराइड्स। पीछे हमने बात करी कि जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, R पे स्लाइड पॉजिटिव है, न्यूक्लियोफाइल ने आना है, इस पे अटैक करना और इस बॉन्ड को तोड़ के हेलोजन को बाहर निकाल के खुद लग जाना है। तो बॉन्ड तोड़ना जितना आसान, रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा, और हमें डेफिनेटली याद आ जाएगा कि अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, लंबा बॉन्ड वीक होता है जी, डाउन द ग्रुप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, डाउन द ग्रुप साइज क्या करेगा? इंक्रीज, यस। बॉन्ड लेंथ क्या करेगी? इंक्रीज। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या करेगी? डिक्रीज। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बॉन्ड स्ट्रेंथ में कार्बन आयोडीन सबसे वीक होगा, सबसे आराम से टूटेगा, एंड दैट इज द रीजन एज टू वाई RI या एल्काइल आयोडाइड्स मोस्ट रिएक्टिव होते हैं दोनों के लिए जी, SN1 के लिए भी SN2 के लिए भी, ठीक है। इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ कार्बन ब्रोमीन, कार्बन क्लोरीन और स्ट्रॉन्ग, और सबसे ज़्यादा होगा जी कार्बन फ्लोरीन, इसीलिए RI जो है दे आर मोस्ट रिएक्टिव, प्लस I नेगेटिव एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप भी होता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइलाइड विल अंडरगो SN2 मोस्ट रेडली? सो यहाँ से दूर दूर से दिख जाएगा जी हमें कि आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज RI, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, इसी को ही मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इन सब में से RI RBr RCl RF में मोस्ट रिएक्टिव हमेशा कौन होगा? RI, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अजय, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आपको पूछा था, फिजिकल प्रॉपर्टी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत बार क्वेश्चन स्टेटमेंट्स AR में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का पूछा जाता है, और एक पॉइंट हम यहाँ पे NCERT के थ्रू भी देखते हैं, अपने आप भी समझते हैं। देखो, इन सब में वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी, एंड वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा। तो आप बताएं RF RCl RBr RI में किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा? जिसका साइज सबसे बड़ा होगा, क्योंकि उसमें वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी। सो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इज़ फॉर डेफिनेटली एल्काइल आयोडाइड, जिसके लिए एक बार मैंने NCERT का एक पैराग्राफ भी सामने रखा है कि आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज रिवाइज हो जाएं। सी NCERT में जहाँ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे बात भी हो रही है कि अगर साइज़ छोटा है, वॉन डर वाल फोर्सेस कम होंगी, स्टेट गैस होगी, तो आप देख सकते हैं मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, जिनमें कम कार्बन आटम है, कुछ फ्लोरोमीथेन्स, ये तो गैसेस होती हैं जी रूम टेम्परेचर पे। हायर मेंबर, कार्बन एटम बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? इंक्रीज, स्टेट भी चेंज हो जाएगी। तो हायर मेंबर्स जो हैं वो लिक्विड्स हैं या सॉलिड्स हैं, एंड जो हमारे क्वेश्चन में हमें चाहिए वो मैं क्लियरली आपको यहाँ से दिखाऊँ, फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप, अगर आप एल्काइल ग्रुप को सेम रखते हैं, हेलोजन डिफरेंट होती है, तो हम समझते हैं हेलोजन में फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन, विच मीन्स NCERT कह रही है फॉर सेम एल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जिसमें वॉन डर वाल फोर्स सबसे ज़्यादा बनेगी, किस में ज़्यादा बनेगी? जिसका साइज सबसे बड़ा, और साइज सबसे बड़ा किसका? एल्काइल आयोडाइड्स का। सो RI RBr RCl RF, ठीक है। और आगे देख लेते हैं जी, देखो आगे NCERT की लाइन, दिस इज बिकॉज विद द इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हेलोजन एटम द मैग्नीट्यूड ऑफ, जो मैंने पीछे लिख दिया, वॉन डर वाल फोर्सेस इंक्रीजेस। तो बेसिक कंसेप्ट है
कॉमन बात चलती है जी हर जगह फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑर्गेनिक में कि जहाँ वॉन डबल फोर्सेज हैं, हाँ बट ये ज़रूर याद रखना पड़ेगा हमें, अल्कोहल्स को तो हम बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ऊपर रखेंगे क्योंकि वहाँ पे क्या बन जाएंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट एल्काइल हैलाइड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आपस में पॉसिबल नहीं है, वॉन डबल फोर्सेज हैं, वॉन डबल फोर्सेज साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपके सामने है, अगर हम एल्काइल ग्रुप सेम रखते हैं, एल्काइल आयोडाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट, फिर ब्रोमाइड्स, फिर क्लोराइड्स, फिर फ्लोराइड्स, विच मीन्स आंसर टू दिस क्वेश्चन मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पूछा था तो किसका होगा, Ri, दैट मीन्स एल्काइल आयोडाइड्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर है। सो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप बहुत जल्दी करेंगे। अब हम रिएक्शंस पे आ गए हैं जो हमने पीछे रिवाइज की। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो आप जल्दी जल्दी से बताओ मुझे, Rx के सामने AgCN बनता है, Rx के सामने जब आप AgCN लेते हैं तो हमें फटाफट से याद आ जाएगा कौन मेजर था, RNC, ठीक लिखा है जी। अच्छा, और Rx के सामने KCN और NaCN आए, कौन मेजर बनता है, RCN, ये भी ठीक लिखा है। लेकिन अब वही वाली बात, Rx के सामने जब आप NaNO2 लेते हो या KNO2 लेते हो तो हमने पीछे रिवाइज किया जी, कौन मेजर था, RONO। लेकिन यहाँ तो इसने RNO2 लिख दिया, गलत हो गया, कौन मेजर बनना चाहिए था, RONO। एंड सिमिलरली AgNO2 के साथ मेजर नाइट्रोएल्केन होता है अजय, एल्काइल नाइट्राइट नहीं होता, ये भी गलत लिखा है, कौन बनना चाहिए था, RNO2। तो हमें इसने पूछा है करेक्टली मैच्ड कौन सा है, तो क्लियरली ध्यान से ऑप्शंस को चेक करके पेपर में करें प्लीज़। करेक्टली मैच्ड 1 and 2 एंड 1 and 2 कौन से ऑप्शन में दिए हैं, ऑप्शन नंबर 2। सो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। सिंपल क्वेश्चन, रिविजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करने से पहले एक रिएक्शन बस मैं आपको रिवाइज कराना चाह रही हूँ। देखो अभी आपने पढ़ा ना कि Rx की रिएक्शन अगर हम KCN के साथ करते हैं तो प्रोडक्ट में कौन बनते हैं, मेजर साइनाइड्स। और साइनाइड्स की रिएक्शन अमीन्स वाले चैप्टर में भी हम डेफिनेटली पढ़ते हैं, पर एक बार रिवाइज करते हैं। साइनाइड्स का आप कभी भी हाइड्रोलिसिस करोगे कंप्लीट तो आपने याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। आई रिपीट, साइनाइड्स के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड जब साइनाइड्स की रिडक्शन कराते हैं विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम एमालगम इथेनॉल तो RCN की रिडक्शन से RCH2NH2 बनते हैं। दैट मीन्स प्राइमरी अमीन्स और NCERT को देती है जी प्लीज़। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में अमीन्स का एक इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ क्या है, प्रिपरेशन। बट ये एप्लीकेशन है RCN की, किससे आप और कंपाउंड्स बना सकते हो, बहुत क्वेश्चंस में यूज़ होगा। तो प्लीज़ याद रखें, साइनाइड्स का अगर हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो बने जी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एंड अगर आपने साइनाइड्स की रिडक्शन करवाई तो बने प्राइमरी मीन्स। ठीक है, सो नेक्स्ट, अच्छा हाँ, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमने लिया है ये सिलेक्टेड एक और बात रिवाइज करवाने के लिए है कि Rx की रिएक्शन जब आपने KCN के साथ कराई ना जी, तो ऑर्गेनिक में आई होप आपको याद हो कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसमें पेरेंट कंपाउंड के कंपैरेटिवली प्रोडक्ट में कार्बन एटम बढ़ जाते हैं, जिनको हम स्टेप अप रिएक्शन या सेंड ऑफ सीरीज बोलते हैं। अगर कार्बन एटम पेरेंट कंपाउंड के कंपैरेटिवली कम हो जाएं तो इनको स्टेप डाउन या डिसेंड ऑफ सीरीज या डिग्रेडेशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये Rx की रिएक्शन जब KCN के साथ होती है तो NCERT बहुत बार बोलती है कि ये एक स्टेप अप रिएक्शन है, मतलब इसमें आप प्रोडक्ट में कार्बन एटम बढ़ा सकते हो विद 1 कार्बन एट अ टाइम। सो अगला क्वेश्चन इसी बात के ऊपर बेस्ड है। यहाँ हमें पूछा गया है द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स इन ऑर्डर टू कन्वर्ट 1 प्रोपेनॉल टू ब्यूटेनोइक एसिड। सो जब आपने क्वेश्चन पढ़ा यहाँ पे क्लिक तो कर जाना चाहिए कि प्रोपेनॉल से मुझे ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है, विच मीन्स कार्बन एटम बढ़ गया। तो जब कार्बन एटम बढ़ जाता है ना जी, तो दिमाग में आना चाहिए कि कौन सी रिएक्शंस है जिनमें आप स्टेप अप कर सकते हो। सो यहाँ पे क्लिक करेगा कि जी KCN वाली रिएक्शन को हम यूज़ तो कर सकते हैं। और एक बार मैं लिखती भी हूँ प्रोपेनॉल। अच्छा, अब जब ये क्वेश्चन बहुत बार हम डिस्कस करते हैं ना तो सीधा आंसर आता है, मैं पूछती हूँ कि प्रोपेनॉल को ब्यूटेनोइक एसिड में लेके जाना है तो फटाफट से आंसर आता है मैम KCN ले लो, बाद में हाइड्रोलिसिस करा लो। अरे ऐसे कैसे KCN ले लो, ये तो प्रोपेनॉल है जी, अल्कोहल है। और KCN की रिएक्शन तो आपने किसके साथ पढ़ी बताओ, बोलो बोलो, हाँ
एल्काइल हेलाइड के साथ RX के साथ, अल्कोहल की रिएक्शन केसिन के साथ नहीं होती अजय, RX की रिएक्शन केसिन के साथ होती है। अब स्टार्ट तो मुझे प्रोपेनॉल से करना था, अब प्रोपेनॉल के सामने सीधा केसिन लेते हैं तो मुझे समझ आ गया जी फर्स्ट ऑप्शन गलत है। अच्छा, अगर आप मैग्नीशियम ईथर लेते हो तो यहाँ ऑल टुगेदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है, हाइड्रोलिसिस से आगे कार्बोक्सिलिक ग्रिग्नार्ड से तो यहाँ पे तो नहीं बनेंगे, ठीक है। सेकंड थर्ड ऑप्शन मैंने देखी तो मुझे समझ आया कि अल्कोहल की रिएक्शन सीधे तो केसिन के साथ कर नहीं सकते, अल्कोहल से आपको एल्काइल हेलाइड बनाना ही पड़ेगा, और वो बनाने के लिए आप PCl5, PCl3, SOCl2 और SOCl2 तो दिख गया जी। तो अगले स्टेप में अगर मैं SOCl2 ले लूँ तो प्रोपेनॉल से प्रोपाइल क्लोराइड या 1-क्लोरोप्रोपेन बन गया। अब मुझे समझ आता है कि हम केसिन ले लें क्योंकि एल्काइल हेलाइड आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने लिया जी KCN, और KCN के साथ हमें पता है जो भी एल्काइल हेलाइड आप ले रहे हो Cl को हटा के क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा, ठीक है। और बनाना मुझे था ब्यूटेनोइक एसिड, तो अब तो हमें समझ आ जाएगा कि डाइल्यूट एसिड के साथ हम क्या करा सकते हैं जी, हाइड्रोलिसिस। और जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो जो आपका ब्यूटेन नाइट्राइल बना है, ठीक है, साइनाइड्स की हाइड्रोलिसिस से हमने रिवाइज कर लिया जी, क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो बड़े आराम से यहाँ पे कौन बन जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। सी, तो आपने यहाँ पे बहुत ध्यान से और क्लियरली देखा कि प्रोपेनॉल से ब्यूटेनोइक बनाना था, ऐसी रिएक्शन यूज़ तो करनी पड़ेगी जिसमें कार्बन एटम्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन से भी आप कार्बन एटम बढ़ा सकते हो, पर यहाँ पे वुड्स का कोई रिएजेंट नहीं था हमारे पास और उसकी बात आगे कर रहे हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि इस केस में सिंपल प्रोपेनॉल SOCl2 लिया, ये बना। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन में भी SOCl2 था बट आगे प्रॉब्लम थी, हमको साइनाइड बनाना है बट AgCN के साथ तो साइनाइड नहीं बनेगा, क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड, यस, ठीक है। सो इथेनॉल, सॉरी, प्रोपेनॉल, थायोनाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड। जब आपने केसिन लिया तो मैं यहाँ लिख दूँ सो दैट आपको याद रहे, जब हम केसिन लेते हैं जी वो एक स्टेप अप रिएक्शन है जिसमें आप प्रोडक्ट में कार्बन एटम बढ़ा सकते हो। लिया आपने क्लोरोप्रोपेन था, 1-क्लोरोप्रोपेन, बना है ब्यूटेन नाइट्राइल और उसकी हाइड्रोलिसिस से फाइनली कौन बना है, ब्यूटेनोइक एसिड। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो यहाँ से साफ दिख रहा है आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, SOCl2, KCN फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद अ डाइल्यूट एसिड, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर आ जाए। अगले क्वेश्चन पे जल्दी से चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट का PYQ है, नीट 2025 का क्वेश्चन है जिसमें आपको मेजर प्रोडक्ट पूछा गया था, एंड अगेन इट्स अ सीक्वेंस। पहले HBr के साथ बेंजोइल परऑक्साइड, फिर KCN लिखा, फिर सोडियम अमालगम इथेनॉल लिखा, और आप बहुत आराम से इसका आंसर बताओगे। बस एक बात हम ज़रूर याद कर लेते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में हमने पढ़ा है एल्कीन्स के सामने अगर HBr हो तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन, और एल्कीन्स के सामने HBr के साथ अगर हमें परऑक्साइड दिख जाए तो आपको याद आ जाएगा कौन सी करानी होती है, यस, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। सो इस क्वेश्चन में हमको मेजर प्रोडक्ट बताना था, और मेजर प्रोडक्ट बताने के लिए एक बार मैं अगले पेज पे आपको ये रिएक्शन लिखी दूँ। ये रिएक्टेंट है जी हमारा, बस मेरे साथ साथ आप बताते जाएं, फिर ऑप्शंस को देखते हैं। इसमें जो आपका रिएक्टेंट है 1-मिथाइल साइक्लोपेंटीन भी बोल सकते हैं। अगर अब आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेप में, एक बार पीछे क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट स्टेप में HBr के साथ बेंजोइल परऑक्साइड लिखा है जी, एंड अगर HBr के साथ पर ऑक्साइड लिखा है तो मुझे याद आएगा कि ये तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन है। जब भी HBr के साथ परऑक्साइड लिखते हैं तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, और आपको याद है मार्कोनिक ऑफ एडिशन में तो हम क्या बोलते थे कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बट एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है दैट गोज टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कार्बन है हमारा, ये वाला, इसके तो 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं है, इसमें कंपैरेटिवली फिर भी एक हाइड्रोजन ज़्यादा है, और करानी हमें एंटी मार्कोनिक ऑफ थी, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कहाँ जाएगा,
कार्बन एटम हैविंग कंपैरेटिवली मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स Br को यहाँ जोड़ना पड़ेगा अजय, H को यहाँ जोड़ना पड़ेगा। सो हमारा जो पहला स्टेप था, जो पहला सीक्वेंस था, उसमें जो प्रोडक्ट बनना चाहिए मैं ये बनाती हूँ, ये बना, यहाँ पे आपका CH3 एंड H लग गया और यहाँ पे आपका लग गया Br, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। फिर पीछे देखते हैं एक बार, सेकेंड स्टेप में मुझे दिखा KCN और फिर सोडियम अमालगम इथेनॉल, और अब तो मुझे जल्दी जल्दी याद आ जाएगा। सी अब देखो, जो आपने रिएक्शंस पढ़ी एग्जैक्टली नीट के PYQs में एग्जैक्टली वो यूज़ हो रही है। अब KCN के साथ आप सोचो फटाफट से, अगर इसके आगे KCN लिखा है तो RX के सामने जब KCN लिखा हो तो X को हटा के किसको लगाना है, CN, दैट मीन्स येस, कौन बनेंगे, साइनाइड्स, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट में यहाँ पे CH3 और यहाँ पे लग गया CN, और अगली रिएक्शन भी हमने रिवाइज कर ली, ऐसे लिख लेते हैं। अगली रिएक्शन में आपको KCN के बाद, एक बार मैं प्रीवियस पेज दिखाऊं, KCN के साथ बन गया जी साइनाइड, और जो थर्ड स्टेप है उसमें वो लिख रहे हैं सोडियम अमालगम इथेनॉल, याद आया, सोडियम अमालगम इथेनॉल के साथ साइनाइड्स की क्या हो जाती है, यस, रिडक्शन, सोडियम अमालगम इथेनॉल, आई रिपीट, साइनाइड्स की रिडक्शन, और जब आप साइनाइड्स की रिडक्शन करोगे तो क्या बनते हैं जी, प्राइमरी अमीन्स, बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट में ये जो आपका CN था, सॉरी, ठीक है, जो CN था इसको हमें रिड्यूस करना है, क्योंकि एरो पे मुझे दिख गया थर्ड स्टेप में सोडियम अमालगम इथेनॉल, और CN को रिड्यूस करके हमने रिवाइज कर लिया, क्या बनता है, CH2NH2, ठीक है। सो सीक्वेंस हमने नहीं छोड़ना जी, रिएक्शंस हमें याद है। HBr की पहले मैंने एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन कराई क्योंकि परऑक्साइड लिखा था, फिर साइनाइड था तो Br को हटा के CN लगा दिया, और जैसे ही साइनाइड के सामने मुझे सुना सोडियम अमालगम इथेनॉल, मुझे याद आ गया जी साइनाइड्स की तो रिडक्शन होनी है, दैट मीन CN से क्या बन गया, CH2NH2। आई होप आपको क्लियर है। अब हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं जी। सो क्लियरली दिख रहा है, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, देखो 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 ढूंढ लो, CH3 और CN की जगह CH2NH2, दैट मीन्स आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको क्लियर है अजय। सो एल्काइल लाइट्स की जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से रिवाइज कीजिएगा। अगले पोर्शन पे चलते हैं, और अगले पोर्शन पे एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, अगेन जो आपने पीछे लिखा वही रिवाइज होगा, CH3। यहाँ से बस मैं एक बात आपको बता दूँ कि जो आपके एल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना, दो रिएजेंट्स हैं, ठीक है। चाहे नीचे एक बार रिवाइज करते हैं। अगर CH3 CH2 Br के साथ हमने एक्वस KOH लिखा है तो आप हमेशा याद रखें, पीछे पढ़ के आए अभी हम, पीछे हमने रिवाइज किया, एक्वस KOH के साथ तो क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन, एंड जब एक्वस KOH के साथ सब्स्टिट्यूशन होगी तो Br को हटा के आ जाएगा जी OH, और जैसे सब्स्टिट्यूशन होती है एक्वस KOH के साथ, एक रिएजेंट है जी हमारा अल्कोहलिक KOH। एल्काइल हैलाइड्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस तो आपने मेनली पढ़ ली, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हम हाइड्रोकार्बन्स में भी रिवाइज करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस। यस, अगर एल्काइल हैलाइड के सामने हम अल्कोहलिक KOH लें तो आपने याद रखना है क्या करानी है, एलिमिनेशन। और जब एलिमिनेशन कराते हैं, होप याद हो, जिस कार्बन पे हैलोजन उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा जी, HBr बाहर निकल गया और वहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। सो इथीन हमारा बन गया। तो बस ये मैंने इसलिए रिवाइज किया कि आपको याद आ जाए कि एक्वस KOH कराता है सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहलिक KOH कराता है एलिमिनेशन। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है उसमें कहा जा रहा है कि प्रोपाइल ब्रोमाइड है, ठीक है। मैं सीक्वेंस लिखती हूँ, आप मेरे साथ साथ मुझे बताते जाओ। CH3 CH2 CH2 Br, 1 ब्रोमोप्रोपेन के सामने अल्कोहलिक KOH लिख दिया एंड हीट लिख दिया। तो मुझे जल्दी से याद आना चाहिए, अल्कोहलिक KOH तो क्या कराता था, एलिमिनेशन। जिस कार्बन पे हैलोजन अल्फा वाला होता है जी, उसके साथ वाला हमारा बीटा, वहाँ से हाइड्रोजन, हमने HBr निकाला, प्रोडक्ट में बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सो ये हमारा A हो गया। बस सीक्वेंस को देखिए, घबराना नहीं है, जो जो बोलते जा रहे हैं वो करते जाओ। अच्छा, A के बाद आया जी HBr, और अब देखो आपने दोनों क्वेश्चंस किए,
पिछले क्वेश्चन में HBr के साथ लिखा था परऑक्साइड, वहाँ हमने कराई एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, लेकिन यहाँ तो अकेला HBr लिखा है। और जब अकेला HBr लिखा होता है तो आपने याद रखना है कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म एंड मार्कोनिक ऑफ एडिशन। और इस केस में आप जब बना के देखोगे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, जो रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं सीधा थ्योरेटिकल रूल लगा रही हूँ, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अकेला HBr है तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगी, HBr के साथ परऑक्साइड लिखा है तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में CH3 CHBr एंड CH3 2 ब्रोमोप्रोपेन बना, ये आपका बना B। एंड लास्ट एक और लिखा था जी, एक्वस KOH को देख के फटाफट से याद आएगा कौन सी रिएक्शन है। एक्वस KOH क्या कराता है, सब्स्टिट्यूशन, एंड Br को हटा के OH, यहाँ अगेन कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, बट वही वाली बात है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और यहाँ रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो स्ट्रेट अवे मैंने Br को हटा के क्या लगा दिया, OH। तो आपके सामने उन्होंने नाम दिया था जी, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है 1 2 3, और नाम क्या बना, प्रोपेन 2-ol। ठीक है जी। सो दैट मीन्स आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज प्रोपेन 2-ol। सिंपल। आपने प्रोपाइल ब्रोमाइड से स्टार्ट किया जी, अल्कोहलिक KOH ने, मैं रिवाइज करा देती हूँ, अल्कोहलिक KOH ने एलिमिनेशन कराई, प्रोपीन बना, अकेला HBr लिखा था, मार्कोनिक ऑफ एडिशन 2 ब्रोमोप्रोपेन बना। एंड जैसे ही मुझे एक्वस KOH नजर आया, सो इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकते हैं नीट के PYQs में, एक्वस KOH नजर आया, मुझे याद आएगा जी सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोपेन 2-ol आपका आंसर। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगेन एल्काइल हैलाइड्स में एलिमिनेशन रिएक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम हाइड्रोकार्बन्स में भी डेफिनेटली पढ़ के आए हैं, हमने वहाँ रिवाइज किया है। इसने पूछा कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोब्रोमिनेशन अजय एलिमिनेशन ही है, ठीक है, HBr के निकलने को ही कह रहे हैं ना। तो डीहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन गिव्स दिस द प्रोडक्ट इज, एक बार हम लिख के देखते हैं। जब भी आप एल्काइल हैलाइड्स में एलिमिनेशन कराते हो, हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होते हैं, और 2 रिएजेंट्स तो आप दिमाग में बिठाई लो, अल्कोहलिक KOH, मैं 3 बार बोल चुकी हूँ, अल्कोहलिक KOH के साथ क्या होगी, एलिमिनेशन, या सोडामाइन। ठीक है। सो अगर 2 ब्रोमोब्यूटेन के सामने अल्कोहलिक KOH लिखा हो तो अब यहाँ पे ना जो 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। एंड 2 पॉसिबिलिटीज़ क्या, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है उसको हम बोल देते हैं जी अल्फ़ा, इसके साथ वाले कार्बन से हमें हाइड्रोजन निकालना होता है एलिमिनेशन में, लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास 2 तरह के हाइड्रोजन मुझे दिख रहे हैं, इसको बोल देते हैं बीटा और इसको बोल देते हैं बीटा डैश। तो मैं इसे लिख दूँ, जब आपने HBr को निकालते वक्त बीटा हाइड्रोजन को निकाला, बीटा हाइड्रोजन को, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से आपका प्रोडक्ट बनेगा ब्यूट 1ene। लेकिन HBr निकालते वक्त अगर मैंने ब्रोमीन के साथ बीटा डैश हाइड्रोजन को निकाल दिया, ठीक है, आई होप आप यहाँ से देख सकते हैं, ब्रोमीन के साथ अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दूँ तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। दैट मीन्स यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बना ब्यूट 2ene। अब 2 प्रोडक्ट्स में से हमें बताना होता है कौन सा मेजर, और वही वाली बात, कौन सा रूल डिसाइड करता है जी, मेजर प्रोडक्ट। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के टाइम पे जो मेजर प्रोडक्ट है दैट इज डिसाइडेड बाय सेट-ज़ेव्स, या एक बार नीट में क्वेश्चन आया था जी, सेट-ज़ेव बोलूं या ज़ेट-ज़ेव बोलूं, एक ही बात होती है। तो सेट-ज़ेव या ज़ेट-ज़ेव रूल जो है वो कहता है मोर अल्काइलेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल एंड हेंस इज द मेजर प्रोडक्ट, या सीधे सीधे वर्ड्स में आप अल्फा हाइड्रोजन भी काउंट कर सकते हो। जो ब्यूट 2ene है ये मेजर होगी जी, एंड ब्यूट 1ene माइनर होगी, क्योंकि ब्यूट 1ene में याद है हाइपर कॉन्जुगेशन समझाता है एल्कीन्स की स्टेबिलिटी। इसमें डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 अल्फा हाइड्रोजन और इसमें आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये सीधे सीधे याद रख सकते हैं जी। सेट-ज़ेव रूल कहता है मोर, जिस एल्कीन के ऊपर ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ तो एल्काइल नहीं है, तो एक ही एल्काइल ग्रुप लगा है, लेकिन यहाँ इधर भी लगा है, इधर भी लगा है, तो वही जो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि उसमें
अल्फा हाइड्रोजन भी ज़्यादा होंगे और वही मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। सो सेडजेफ रूल याद रखें, दैट मीन्स आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। और सेडजेफ रूल क्या कहता है कि जब भी डीहाइड्रो हेलोजनेशन या एलिमिनेशन के टाइम पे एक से ज़्यादा एल्कीन बन जाए तो मोर alkylated alkene is more stable and hence major, ठीक है, and therefore major product। तो ब्यूटवीन एंड ब्यूटवानीन में आपके सामने मेजर कौन सा बना, ब्यूटवीन। और कौन से रूल ने बोला, सेडजेफ रूल। एंड मोर अल्काइलेटेड एल्कीन को हम बोलते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट। अगर कभी लेस अल्काइलेटेड मेजर बन जाए तो उसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, ये भी याद कर लेते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम एराइल हैलाइड्स पे आ रहे हैं। एराइल हैलाइड्स में कुछ नेमिंग रिएक्शंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप ध्यान से सुने। एक तो एराइल हैलाइड्स का रजे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो थोड़ी सी ही हैं क्योंकि एराइल हैलाइड्स में वही पार्शियल डबल बॉन्ड, तो दे आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, आपने एराइल हैलाइड तभी बोलना है अगर हेलोजन बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इनको हम एराइल हैलाइड्स बोलते हैं, जिसमें आप क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। और एराइल हैलाइड्स को बनाने के जो मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसमें एक तो हमने हाइड्रोकार्बन्स में भी पढ़ा, बेंजीन की आप डायरेक्ट क्या करा दें, हेलोजनेशन। एंड जब आप हेलोजनेशन कराएंगे बेंजीन के सामने क्लोरीन के साथ, रिमेंबर AlCl3 लुईस एसिड, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के साथ ब्रोमीन के साथ FeBr3, कोई भी लुईस एसिड लोगे, इलेक्ट्रोफाइल आते हैं Br पॉजिटिव, ब्रोमोबेंजीन। और दूसरा मेथड तो बहुत क्वेश्चंस में यूज़ होता है, मैं एक बार रिवाइज करा दूँ, यूजिंग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आई रिपीट, यूजिंग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और आपको याद है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन से बनाते हैं जिसको बोलते हैं डाईएज़ोटाइजेशन। क्या बोलना है, डाईएज़ोटाइजेशन। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl के साथ 0 to 5 डिग्री, अमीन्स चैप्टर में भी आएगा, यहाँ भी कर रहे हैं। जब आप एनिलीन को NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री के साथ कराते हो जिससे इन situ नाइट्रस एसिड ही बनता है, यहाँ से हमारा बना जी प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। और ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो बहुत काम का है क्योंकि इससे आप सारे एराइल हैलाइड बना सकते हो। आइए देखते हैं आगे और बहुत ध्यान से रिवाइज करते हैं। देखो जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना जी, अब नेमिंग रिएक्शंस हैं तो बहुत ध्यान से हमने याद रखना है। जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड, आई रिपीट Cu2Cl2 लिखें या CuCl लिखें, कॉपर का सॉल्ट क्यूप्रस क्लोराइड साथ में HCl क्लोरोबेंजीन, Cu2Br2 HBr के साथ ब्रोमोबेंजीन। और इस रिएक्शन को NCERT कहती है सैंडमेयर्स रिएक्शन। कौन सी है जी, सैंडमेयर्स। लेकिन जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ कॉपर का पाउडर लेते हो एंड साथ में HCl, कॉपर पाउडर HBr, प्रोडक्ट तो सेम बना, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, बट रिएक्शन का नाम क्या है, गेटरमैन्स रिएक्शन, ठीक है जी। और बहुत सिंपल, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से डबल काम हो रहा है हमारा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को यहाँ यूज़ कर रहे हैं बिकॉज एराइल का एक इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अमीन्स में दोबारा आएगा क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे है, NCERT वहाँ भी देती है, तो बहुत ध्यान से देखते जाओ। अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को KI के साथ हीट करते हो तो आइडोबेंजीन एंड NaBF4 के साथ हीट करते हैं, इनिशियली बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है एंड हीट करने पे फ्लोरोबेंजीन, जिसको हम बाल्स-शीमैन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, तो फ्लोरोबेंजीन भी बन रहा है, आइडोबेंजीन भी। बस सैंडमेयर गेटरमैन का ध्यान रखें, कॉपर सॉल्ट तो सैंडमेयर्स रिएक्शन, कॉपर पाउडर के साथ आपने HCl HBr लिया है तो गेटरमैन्स रिएक्शन। आई होप क्लियर है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आप मुझे बहुत जल्दी बताओगे। इन्होंने पूछा डी रिएक्शन, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी, ऐसे लिखे हैं, ऐसे अंडरस्टूड होता है। अब जैसे ही मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के सामने देखा, एरो पे क्यूप्रस क्लोराइड HCl आ गया, कॉपर का सॉल्ट आ जाए HCl के साथ तो सैंडमेयर, कॉपर का पाउडर होता, अकेला कॉपर लिखा होता HCl के साथ तो गेटरमैन्स।
तो यहाँ पे हमें पूछा था इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे. सो नेमिंग रिएक्शन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट. क्या बोलेंगे जी बताओ. यस, सैंडमेयर्स रिएक्शन. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सैंडमेयर रिएक्शन. एराइल लाइट के इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने ज़रूर ध्यान रखने हैं. उसी के ऊपर हमारा अगला क्वेश्चन भी बेस्ड है, बट एक चीज़ मैंने और रखी है यहाँ पे. जब आप एराइल हैलाइड्स की रिएक्शंस करते हो ना जी, एराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए तो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, बट उनकी मेटल्स के साथ रिएक्शन होती है. और इनफैक्ट मेटल्स के साथ जब आप रिएक्शन कर रहे हो ना, ये चारों रिएक्शंस आप बहुत ध्यान से देखें, बिकॉज चारों की चारों बहुत इंपॉर्टेंट है. RX की रिएक्शन जब आप सोडियम के साथ करते हो, जो हम हाइड्रोकार्बन्स में भी पढ़ के आए हैं, एल्केन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है. सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम ईथर के साथ, याद है जी, NaX निकल जाते हैं और R का क्या बन जाता है, डाइमर, एल्केन. तो जब आपने दोनों एल्काइल हैलाइड लिए, एल्केन बना, वुड्स रिएक्शन. एक एल्काइल और एक एराइल ले लूँ मैं, ये वुड्स की मॉडिफिकेशंस ही हैं. एक एल्काइल एक एराइल, तो स्वैग में हमने कहा था कि ये कौन सी रिएक्शन है जी, वुड्स फिटिग रिएक्शन. यस, वुड्स फिटिग रिएक्शन. एंड अगर आप दोनों एराइल हैलाइड ले लेते हो तो NCERT कहती है यहाँ से बाइफिनाइल बनेगा, ये फिटिग रिएक्शन है. और अगली रिएक्शन तो जी मुझे बहुत ध्यान से दिमाग में बिठानी है, जब मुझे एल्काइल हैलाइड्स के सामने मैग्नीशियम ईथर दिख जाए तो जी हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट RMgX, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेगनार्ड रिएजेंट. ठीक है. सो एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स की मेटल्स के साथ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट रहे. अगर आपने सोडियम लिया है तो आपने याद रखना है एल्केन बनेगा, एंड दोनों एल्काइल हैलाइड हैं, दोनों एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ वुड्स. एक एल्काइल एक एराइल सोडियम के साथ वुड्स फिटिग. एंड अगर दोनों एराइल तो फिटिग रिएक्शन. एंड चाहे एल्काइल हैलाइड हो चाहे एराइल हैलाइड हो, अगर मैग्नीशियम ईथर आया तो मुझे याद आना चाहिए जी कौन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. यस, ग्रेगनार्ड रिएजेंट. ठीक है. अब आप मुझे ये क्वेश्चन करके बता सकते हैं, मिसमैच पूछा था, मतलब गलत बताना है कौन सी रिएक्शन मिसमैच है. अच्छा हाँ, अगर आप मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, जिस टाइम आप वुड्स रिएक्शन करते हो ना जी, वुड्स रिएक्शन के टाइम पे अगर हम सोडियम की जगह जिंक ले लें, ठीक है, यही लिख लेते हैं, जब आप सोडियम की जगह जिंक लेते हो ना, तो जैसे मान लो आपने मान लो आपने CH3Br प्लस जिंक ले लिया, तो बस हमने याद रखना है अगर सोडियम की जगह वुड्स में हम जिंक ले लें तो रिएक्शन को फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन बोल देते हैं. कौन सी रिएक्शन है, फ्रैंकलैंड्स. होगा वही, मेटल ने हेलोजन को निकाल देना है जी, और बाकी का R पार्ट आपका जुड़ जाएगा, R पार्ट का डाइमर बन जाएगा. तो यहाँ से भी एल्केन बनते हैं, बस इस रिएक्शन का नाम चेंज होके फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन हो जाता है. कौन सा नाम है जी, फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन. ठीक है. सो मिसमैच बताना था, जिंक अगर आ गया सोडियम की जगह तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन. ठीक है. अच्छा, एक और रिएक्शन यहाँ से रिवाइज करते हैं. अगर आपने आइडोबेंजीन को लिया है कॉपर के साथ, ठीक है जी, पर्टिकुलरली वही वाली बात होगी जैसे फिटिग में आपने सोडियम लिया था. अगर सोडियम की जगह आप कॉपर ले लो तो आपने याद रखना है कि इसको उलमैन्स रिएक्शन बोलते हैं. यहाँ भी बाइफिनाइल बनेगा, बट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एज उलमैन्स रिएक्शन. ठीक है जी. दैट मीन्स सेकेंड भी ठीक हो गया जी, मिसमैच नहीं. और थर्ड तो मुझे फटाफट से याद आ जाना चाहिए. थर्ड में फिंकलस्टेन का तो बिल्कुल रिएजेंट नहीं है जी. कौन रिएजेंट था फिंकलस्टेन का, NaI एसीटोन या KI एसीटोन. ठीक है. सो यही मिसमैच है. बाकी ये रिएक्शन जो होती है ना जी, ऑल्दो NCERT में तो नहीं है, बट आप याद रख सकते हो, इसको बोरोडीन हंसडिकर बोलते हैं. सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आप ब्रोमीन को हीट करते हो तो RBr या ब्रोमोबेंजीन बन सकता है. सो दिस इज नॉट फिंकलस्टेन बट बोरोडीन हंसडिकर. एंड नेक्स्ट तो आगे जी हमारी, देखो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के सामने कॉपर पाउडर के साथ H से लिखा है, बनेगा तो क्लोरोबेंजीन, लेकिन रिएक्शन कौन सी है, गेटरमैन. अब तो बहुत बार कर लिया हमने. कॉपर का सॉल्ट होगा, क्यूप्रस क्लोराइड होगा तो सैंडमेयर है. कॉपर पाउडर के साथ H से लिया है तो गेटरमैन है. प्रोडक्ट तो दोनों में सेम ही बनता है. आई होप आपको क्लियर है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो बताएंगे जी जल्दी से.
वाई बताना है। ये रिएक्शन तो मैंने आपको बता दी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना, डायजोटाइजेशन, एंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के सामने क्यूप्रस क्लोराइड आ गया, तो रिएक्शन का नाम भी याद कर लो, कौन सा? यस, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के सामने कॉपर सॉल्ट आए, क्यूप्रस क्लोराइड आए, क्लोरोबेंजीन बनेगा, एंड हमारी फेवरेट रिएक्शन सैंडमेयर्स रिएक्शन, बहुत जगह यूज करा है जी क्वेश्चन में, भूलना नहीं है। एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज क्लोरोबेंजीन। ठीक है, आई होप पिछला क्वेश्चन भी आपको क्लियर है जी, वहाँ मार्क कर लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने मिसमैच पूछा था, तो मिसमैच आपका थर्ड ऑप्शन हो गया, क्योंकि आप समझ गए फिंकलस्टीन का रिएजेंट NaI एसीटोन होता है, ये नहीं होता। और इस क्वेश्चन में तो आपका आई थिंक बहुत सिंपल था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, सैंडमेयर, प्रोडक्ट में कौन बना? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। एराइल हैलाइड्स की अजय 2 ही रिएक्शंस मेन NCERT में है, एक तो मेटल्स के साथ जो आपने देख ली, और NCERT पहले शुरू में यही समझाती है, जो मैंने बोर्ड पे रखा है, हम रिवाइज करते हैं। एराइल हैलाइड्स जो होते हैं, आई रिपीट, एराइल हैलाइड्स जो होते हैं, इनमें आ गई जी रेजोनेंस, जो हमने GOC में पढ़ी। क्या रेजोनेंस आई? डबल सिंगल एटम कैरिंग लोन पेयर, एंड क्योंकि रेजोनेंस आ गई तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कॉन्जुगेशन में, और अगर कॉन्जुगेशन में जाएंगे तो इस बॉन्ड में क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। यस, तो टूटेगा ही नहीं। सो कह रहे हैं कि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं ना जी, एराइल हैलाइड्स, दे आर एक्सट्रीमली, NCERT की लाइन है एज इट इज, दे आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स SN रिएक्शन, क्योंकि कार्बन टू हेलोजन में आ गया पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, सो डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो यहाँ से हम बस दिमाग में रखें कि एराइल हैलाइड्स रिंग के साथ जुड़ा हुआ हेलोजन, जो पीछे एल्काइल हैलाइड्स में एक्वस KOH, अमोनिया, RONA के साथ जो रिएक्शंस हो रही थी, वो एराइल हैलाइड नॉर्मल कंडीशंस में बिल्कुल भी शो नहीं करता। लेकिन हाँ, 2 कंडीशंस में एराइल हैलाइड रिएक्ट कर सकता है। एक, अगर आप ड्रास्टिक कंडीशंस देते हो, एंड ड्रास्टिक कंडीशंस में मैंने एक एग्जांपल रखा है जी डोज प्रोसेस का, और डोज प्रोसेस जो है, एक बार मैं आपको जल्दी से बस बता दूं, जो डोज प्रोसेस है, आई होप आपको याद हो, इसमें हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ, एंड बहुत हाई टेम्परेचर एंड बहुत हाई प्रेशर, ठीक है, अराउंड 625 केल्विन एंड 300 एटमोसफेयर, तो कहीं जाके OH नेगेटिव आएगा और Cl कोट आएगा। अगर ये रिएक्शन आप 298 1 एटमोसफेयर पे करो तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ भी बनता तो फिनोल है, बट वही वाली बात है जी, जो मीडियम है वो थोड़ा बेसिक है, इसलिए बना फिनोल था, लेकिन वो एग्जिस्ट करेगा सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्म में, जिसको हम बाद में एसिडिफाई करके डाइल्यूट HCl के साथ फिनोल में कन्वर्ट कर देते होते हैं। ठीक है, तो आप बस ये ध्यान रखें कि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं ना जी, बहुत छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, कि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं ये 2 ही कंडीशंस में रिएक्ट करते हैं। एक, अगर तो हम बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशंस शो कर दें, ठीक है, देखो स्क्रीन पे आपके सामने, बहुत कम रिएक्टिव हैं बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड, कार्बोकेटाइन भी अनस्टेबल बनेगा अगर आप X हटा देते हो, बट 2 कंडीशंस में रिएक्ट करेंगे। एक आपने ड्रास्टिक कंडीशन दे दी, और एक अगर NCERT कहती है अगर एराइल हैलाइड पे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें ऑर्थो और पैरा पे, तो इट इंक्रीजेज रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड्स। ठीक है, फिर वो एराइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, और यहाँ पे मैकेनिज्म जो मेंशन है NCERT में SN2AR के नाम से हम जानते हैं। पर आप इस दिमाग में एक बार बिठाएं कि एराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करते जी, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं 2 कंडीशंस में। एक, आपने ड्रास्टिक कंडीशंस दी, जैसे कि डोज प्रोसेस आएगा जी, फिनोल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, आएगा ही आएगा, नेक्स्ट चैप्टर का भी पार्ट है। फिनोल में जब आपने क्लोरोबेंजीन से बनाना था तो आपने बहुत ड्रास्टिक कंडीशन दी, बेस स्ट्रॉन्ग लिया, हाई टेम्परेचर दिया, हाई प्रेशर दिया, तो कहीं जाके OH नेगेटिव ने Cl को रिप्लेस करा। तो या तो आप ड्रास्टिक कंडीशन दें, या आप रिंग पे क्या लगा दें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। एंड बड़ी ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जितने ज़्यादा होंगे एराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। मैंने NCERT की लाइन ही लिखी थी जी पीछे कि एराइल हैलाइड जो है उसमें कब रिएक्टिविटी बढ़ती है, जब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को पर्टिकुलरली कहाँ लगाते हो,
या एराइल हैलाइड के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो पे या एराइल हैलाइड के विद रिस्पेक्ट टू पैरा पे, बिकॉज आई होप हमें याद हो NO2 का -I-R लगता है, बट रेजोनेंस इफेक्ट NO2 तभी लगाएगा अगर वो ऑर्थो और पैरा पे हो, क्योंकि मेटा पोजीशन से रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता। तो ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ध्यान से सोचें। अरेंज द कंपाउंड्स एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने क्वेश्चन देखा, मुझे याद आया ये तो एराइल हैलाइड है, और एराइल हैलाइड तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बहुत ही मुश्किल से रिएक्ट करते हैं। हाँ, लेकिन या ड्रास्टिक दे दो या रिंग पे क्या लगा दो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो NO2 है, जितना ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये लिख दिया जी मैंने, मोर आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है, मोर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड्स। ठीक है, मोर विल बी द रिएक्टिविटी। सो फटाफट से सोच लो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो C ही होना चाहिए जी, 3 विड्रॉइंग लगे हैं, फिर B और फिर A, और A में तो विड्रॉइंग लगा ही नहीं, तो यहाँ तो आपको ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ेगी। और जब आप NCERT रिवाइज करेंगे, जब नाइट्रो लगा देते हैं ना जी क्लोरोबेंजीन में, तो डोज में आपको बहुत विग्रस कंडीशन देनी पड़ी। जब एक NO2 लग जाता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, कम विग्रस देनी पड़ती है। और NCERT क्लियरली कहती है, ये जो तीसरा वाला है ना हमारा, इसको तो आप वाटर के साथ भी वार्म कर देंगे ना, तो Cl को हटा के OH लग जाएगा, और Cl को हटा के OH लग गया तो मैं ये भी रिवाइज करवाई दूँ, वाटर के साथ वार्म करके ही रिएक्शन हो गई। एंड एक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बना जी, याद आ रहा होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेक्रिक एसिड। आप सोचो कहाँ क्लोरोबेंजीन में हमने इतनी ड्रास्टिक कंडीशंस दी तो रिएक्शन हुई, और कहाँ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में वाटर के साथ वार्म करके रिएक्शन हो गई। दैट मीन्स इन तीनों में से मोस्ट रिएक्टिव हुआ जी C के बाद हुआ B, और B के बाद हुआ A, which means CBA. So answer to this question is option number 4. C most reactive, फिर B और फिर कौन सा A. I hope आपको ये जो हमारा छोटा सा सेशन था एल्काइल और एराइल लाइट्स के कंप्लीट चैप्टर को उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करने का डेफिनेटली आपकी नीड में हेल्प करे। एंड इसी के साथ हम अपना ये वाला चैप्टर कंक्लूड करते हैं। बस NCERT ज़रूर पढ़ें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज कराई, उनको ज़रूर रिवाइज करें एंड गिव योर बेस्ट अजय। तो वंस अगेन विशिंग यू ऑल very best for your NEET exams. Give your best, stay cool, stay calm and be confident. Thank you.